الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तारफ़ करवा दें जी आप अपने सर अब्दुल समद एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी अरशद लियाकत चौधरी डायरेक्टर जनरल ऑडिट प्रोविंशियल रिसीट पंजाब मोहम्मद ज़ाउर रहमान ऑडिट ऑफिसर प्रोविंशियल रिसीट पंजाब सर इकरामुल हक डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सर अमजद शुएब खान मेंबर ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सर खालिद महमूद सिंधु सेक्रेटरी ऑडिट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आसफा मुर्तज़ा सेक्रेटरी सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब मोहम्मद इमरान सीनियर इंस्पेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब थैंक यू वेरी मच जी आपके तशरीफ़ लाने का थोड़ा सा अरशद साहब ज़रा ब्रीफ स्टार्ट कर दें कब से है तो उसके बाद बिस्मिल्लाह करें जी सर ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये 2022-23 की है इसमें टोटल ड्राफ्ट पैरा जो है वो 18 हैं और टोटल जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट पैरास वो 133 हैं 14 ज़िले हैं और 23 फॉर्मेशंस हैं इसमें पहली पीएसी जो हुई थी इस रिपोर्ट के ऊपर वो हुई थी 10 दिसंबर 2024 को इसमें सिर्फ 4 पैरे सेटल हुए थे और मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड विद द डायरेक्शन कि जी 30 डेज़ में बैलेंस अमाउंट रिकवरी करें तमाम पैरों में जो रिपोर्ट में है उसके बाद फिर मीटिंग स्केड्यूल हुई 8 जनवरी 2026 को फिर रीस्केड्यूल आज के लिए हुई है तो अभी सर तकरीबन कोई जो वेरिफिकेशंस हमने की हैं 3 वेरिफिकेशंस हमने की हैं पीएसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जिसमें 64 मिलियन की रिकवरी हमने वेरीफाई की है बट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेरिफिकेशन जो आज मीटिंग स्केड्यूल हुई है इसमें जो इनके हाइलाइट्स इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं वो अब 1.9 बिलियन के जो है इनकी अमाउंट विच इज़ पॉइंटेड आउट इन ऑडिट रिपोर्ट इसमें से जो रिकवरी इफेक्टेड और डिपॉजिटेड है इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी वो 13 मिलियन की है 13.528 मिलियन और जो रिकवरी और जो हमने रिकॉर्ड रिकनसाइल की है इनके साथ और जो हमें जो अमाउंट नॉट ड्यू मिली है वो 162 मिलियन है तो अब टोटल जो वेरीफाइड अमाउंट है वो 175 मिलियन है रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट इनकी 1.821 बिलियन है 1.8 अरब की अभी इनकी जो है आउटस्टैंडिंग्स हैं टोटल 133 में से 54 पीडीपीज जो हैं वो रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिफिकेशंस इसके ऊपर 3 एसडीएसी मीटिंग्स हुई हैं और कोई 3 ये पीएसी की वेरिफिकेशंस हुई हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑल वेरिफिकेशंस 54 पैराज इन टोटल रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है आज की मीटिंग की वेरिफिकेशन के रिज़ल्ट में सिर्फ 19 पैरे जो हैं वो रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है नाउ कमिंग टू द मेन हाइलाइट्स तकरीबन कोई 9 किस्म के इशू हमने इस रिपोर्ट में पॉइंट आउट किए हैं ये सारे इशू जो हैं इसमें गवर्नेंस रिलेटेड और सिस्टमिक इश्यूज़ हैं
और आयरनी इज़ के ये हर साल रिपीट हो रहे हैं. इट मीन्स के जो डिपार्टमेंट है इसके इनहेरेंट इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट अप टू द मार्क, आर नॉट हैविंग स्ट्रेंथ, जिस वजह से रिकरेंस हो रही है इन्हीं पैरों की जो हर साल प्रिंट कर रहे हैं, हर साल ऑनरेबल फोरम में डिस्कस हो रहे हैं. With this, I would like to draw the attention of Honorable Forum on दो तीन सीरियस नेचर के इशू हैं. बाकी इनके जो सिस्टेमिक रूटीन इश्यूज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने अपने वर्किंग पेपर में कंसोलिडेट किए हैं. जो दो तीन सीरियस नेचर के इश्यूज़ हैं वो कॉम्पिटेंट फोरम के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ. एक इनका सर इशू है लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इनएक्शन ऑफ फॉर सेल ऑफ प्लॉट्स विदाउट डिपॉजिटिंग द टैक्सेस. इसमें ये था कि कोई 298 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं अक्रॉस द पंजाब. सॉरी फॉर इंटरप्शन यस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रीफ. शुक्रिया आपका और डिपार्टमेंट का. इसको पहले ना ये जो सेटलमेंट वाले जितने पैरे हैं जी जी ये पहले हम ये टेकअप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इश्यूज़ पे आएंगे हम. वो वन बाय वन आप स्टार्ट कर दें. जो सेटलमेंट जिसमें डिपार्टमेंट है और आपने रेकमेंड किया है. अच्छा, यहाँ में कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ. आप कुछ पैराज ऐसे हैं जिस जो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सके, बट कमेटी की तरफ से डायरेक्शंस गई, लेकिन जब हम अब इसको ब्रीफ देखा है और थोड़ा सा स्टडी किया है तो उस पे एक डिबेट की ज़रूरत है. उसमें किसी लेवल पे हमें ऑडिट का मौक़िफ़ भी कुछ मजबूत नज़र आता है, लेकिन लॉ और जो डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ है वो भी कंसीडर करने वाला है. वो इसके बाद फिर हम टेकअप करेंगे इसी आज के सेशन में. पहले ये जो जितने भी आपने कहा है कि ये सेटलमेंट वाले हैं वो ज़रा आप वन बाय वन कर दें. सर ये स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 1 सब रजिस्ट्रार जो हैं सियालकोट, ये पेज 1 पे है. डिस्ट्रिक्ट अटक है जी. लेस रियलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी का ऑन अर्बन लैंड का पैरा था. इसमें फर्स्ट पेज पे जी, वर्किंग पेपर के फर्स्ट पेज पे 1,31,525 की रिकवरी पेंडिंग थी विच हैज़ बीन वेरीफाइड एंड पैरा इज रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट. ये पेज 1 आपने स्टार्ट किया जी पेपर बुक का? जी वर्किंग पेपर का पेज 1 पे आप सेकंड पेज पे आ जाएं जिसमें हमने रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है सर. ये वही है कितने. ये पेज 4 पे लास्ट वर्ड जो लिखा हुआ है पीएससी मे लाइक टू सेटल द पैरा, पेज 4 के ऊपर सर. चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि जो रेकमेंडेड फॉर सेटलमेंट पैराज है उसकी एक वेरीफाइड लिस्ट ऑडिट की तरफ से आ जाए. अब हम वर्किंग पेपर पे सीरियल वाइज मीटिंग को कन्वीन कर लेते हैं. तो थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा और जो असल काम होने वाला है उस पर हम आ जाएंगे. पेज 1 से स्टार्ट कर दीजिए काइंडली. पेज 1 से ऑर्डर.
पेज 1 में सर डिस्ट्रिक्ट अटक का था लेस रियलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, और इसमें रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है। 3 पैरे थे इनमें, 1,31,000 की रिकवरी थी, वो भी हमने वेरीफाई कर ली है। इसी तरह एक और इनकी रिकवरी थी पेज 3 के ऊपर 2,07,000 की, पेज 3, दैट हैज़ आल्सो बीन वेरीफाइड। So PSE may like to settle the para. Recovery is verified. ओके जी, नेक्स्ट सेटल जी पैरा। पेज 5 है जी, ये भी डिस्ट्रिक्ट अटक है। लेस रियलाइजेशन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम बायर, ये 236 के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पैरा है। इसमें जो रिकवरी वेरीफाइड है दैट इज़ 10,28,385, रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है। PSE may like to पेज 6। ओके जी, पैरा सेटल जी, नेक्स्ट आ जाएं। सर इसमें जो प्री PSE का डिसीजन बिल्कुल आखिरी कॉलम में है, वो इससे करस्पॉन्ड नहीं हो रहा। किसकी आज सब बात आप कर रहे हैं? ये मैं प्री डिसीजन यहाँ मेंशन पेज 6 की बात कर रहे हैं? ओवर पहले पेज से मैं आपसे अर्ज कर लेता हूँ, इफ अलाउड सर, आपकी बात पे ये एक्चुअली ना क्लब्ड पैरा है। इस क्लब्ड पैरे को फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया गया है। तो इस वक्त हम उस पैरे के अंदर जो अटक के जितने पैरे थे उनकी अमाउंट्स वेरीफाई हो गई, वो सेटल हो गई। वो जो प्री PSE ने फैसला किया था वो ओवरऑल वो पैरे का था, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ ये उससे रेलेवेंट आएगा वहाँ पर फिर ये ऑब्जर्वेशन एप्लीकेबल हो जाएगी। और वरना डिस्ट्रिक्ट अटक की हद तक ये डिस्ट्रिक्ट अटक की हद तक ये सर PSE की एक डायरेक्शन थी हमें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पैरों को अलग-अलग कर लीजिएगा, तो हमने इसको सर अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा कीजिएगा, कुछ जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं और मैं खुद भी, तो इसको क्लियर कर दें। ये एक ही पैरा था और उसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट आपने किए थे ना जी, तो मेंबर्स की राय ये है कि भी एक साइड से हम शुरू हों, ठीक है ना, और 1 बाय 1 उनको करें। ये कंप्लीट वाला काम ना करें हम, जो क्लब वाला काम है वो ना किया जाए। सर अर्ज ये है, लास्ट PSE की मीटिंग में ऑनरेबल चेयर ने ये डायरेक्शन दी थी कि इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लिया। हाँ, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक। तो उस डायरेक्शन के मुताबिक हमने इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लब किया है, उनके पोर्शंस को उस पैरे से जो एक अटक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो आपकी सर ये हुक्म ये था कि डिस्ट्रिक्ट सबको वेट करना पड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वो फारिग हो जाएगा। यू आर राइट, बिल्कुल बस ठीक। बनिस्बत इसके अच्छा, लास्ट मीटिंग पे यही उस वक्त चेयर अहमद खान बच्चर साहब कर रहे थे और मैं उस वक्त मेंबर भी, आप भी थे, तो उस वक्त यही फैसला हुआ था कि इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लेके आएँ, तो उसके मुताबिक के आप लेके आए। ये फिर पेपर उसी के हिसाब से बनाए गए हैं सर। ये बात बाकायदा कल मैंने अपने स्टाफ से वेरीफाई की थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमें क्योंकि PSE की डायरेक्शन है इसलिए हम इस तरह पर ये वर्किंग पेपर। अच्छा सर, एक ये बताएं, ये जो लास्ट आपने पेपर बुक यहाँ पे आपने दी है, इसका जो लास्ट है प्री PSE डिसीजंस हैं, इसमें तो बिल्कुल वही जो तफसील है उसका थोड़ा सा ये डिफरेंट है इससे। जी सर, मैं इसको भी, ताकि शुरू में ही ये चीज़ बात हो जाए, ये रिपीट होंगे ये पैरे डिस्ट्रिक्ट वाइज। एक्चुअली सर इसमें अगर हम प्री PSE के डिसीजन को पढ़े ना सर, अब ये जो पहली लाइन है 1 से लेके 5 तक, सियालकोट, बखर, लाहौर, गुजर खान और बुरेवाला, इन्होंने जो 100% रिकवरी कर ली है, उस 100% रिकवरी को हम सेटल करवाने आए हैं यहाँ पर। और जो बाकी रह गई है वो नीचे वाली टेबल में लिखी हुई है सर।
और फिर हमने आखिर में कहा है जिन डिस्ट्रिक्ट्स की रिकवरी रह गई है, मसलन लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, कसूर है, उकाड़ा है, साहिवाल है, जेलम है, इसमें से जिनकी जितनी रिकवरी है रह गई है, सेक्रेटरी साहब अगर ये पैरा ही सेटल हो गया कंप्लीट तो फिर वो रिकवरी कहाँ पे जाएगी? ये सर डिस्ट्रिक्ट की हद तक सेटल हो रहा है, ये पैरा पूरा सेटल नहीं हो रहा है, इस डिस्ट्रिक्ट अटक की हद तक सेटल। इस पे ऑडिट का क्या मौके आप सर असल में ये जो देखिए आपने एक पैरा बना दिया, हाँ जी, उसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट आपने शामिल कर दिए, जी जी ठीक है जी, और एक पैरा कमेटी के पास आ गया, हाँ जी, ठीक है ना, यहाँ क्लब किया हुआ ना, यहाँ से फिर कमेटी की तरफ से आपको इंस्ट्रक्ट किया गया कि इसको अलहदा करें, ठीक है ना जी। अभी तो वो एक ही पैरा कंसिडर हो रहा है। अभी सर देखें ये सिंगल पीडीपी उस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर क्लबिंग। एक डीपी में 26 पीडीपीज भी हैं, तो ये सिंगल पीडीपी जो है अटक का उसकी बात हो रही है, टू दैट एक्सटेंट सेटलमेंट होएगी। बाकी ज़िलों के इसी नेचर के पीडीपी स्टैंड करेंगे अगर उसमें रिकवरी नहीं है तो। सर इसमें अदनान साहब जरा आप इस पे इसको मैं सर और तरह एक्सप्लेन करूं सर। हमारे पास डीपीज हैं टोटल 18, जिसमें से सिर्फ 2 सेटल होंगे डीपीज, और पीडीपीज जो उन 18 के अंदर हैं वो 133 हैं। उस 133 में से 54 रेकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है जो पीडीपीज हैं, और डीपीज जो हैं 18 में से 2 हैं। यानी जो आप सर बात कर रहे हैं ना, वो टोटल पैरे 2 सेटल होंगे, जो जिसमें से हर पोर्शन सेटल हो जाएगा इसके अंदर जो रेकमेंडेड है। और 133 में से जो है ये डिस्ट्रिक्ट्स जो सेटल होंगे वो 54 होंगे। तो दिस इज द बाइफर्केशन। अगर आप कहेंगे तो अगली दफ़ा दोबारा पैरे के हिसाब से हम बना देंगे, थोड़ा सा ये इस तरह वो होता है सर। सर आप पीडीपी वाइज नंबर के साथ जो भी रिकमेंडेशन है वो कमेटी को अप्राइज कर दें, जैसे वर्किंग पेपर बना है इसके मुताबिक पीडीपी तो वो स्पेसिफिक पीडीपी ही सेटल होगा, बाकी पैरा सेटल। एग्जैक्टली ठीक है। तो अभी हम आगे चलें पेज 7 पे। 1 to 6 तमाम सेटल जी वो रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट हैं जी, ये पीडीपीज है सर बेसिकली। जी पेज 7 पेज 7 पे है सर। ये PAC 1 ने इसको सेटल किया था। इट वाज रिगार्डिंग नॉन असेसमेंट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। अर्शद साहब इस पे ना पीडीपी नंबर 7 बोलें, पीडीपी नंबर के तहत इस पे बात कीजिए। ठीक है। दिस इज F00003 पीडीपी का जो नंबर है, पेज 7, और ये नंबर सर दिया हुआ है पेज 7 में। जो हमारा एक टेबल है ना, इस टेबल के सेकंड कॉलम में पैरा आईडी है, पैरा आईडी, इसमें F00003 ये पीडीपी नंबर है इसका, डिस्ट्रिक्ट कटक का 6.8 मिलियन का है, और ये ऑलरेडी ऑनरेबल PAC 1 ने इसको सेटल किया हुआ है। पेश किया आपने इसको, जब सेटल हो गया था पैरा तो फिर दोबारा ये क्यों आया एजेंडे पे? ये ओवरऑल पिक्चर देने के लिए, और दूसरा वर्किंग पेपर तो डिपार्टमेंट ने बनाया है। ये AG ऑफिसर सर हमें टेकअप हुए थे ये चीज़ें, तो उस पैरे को लाजमी बात है एजेंडे में शामिल था, तो हमने लाना था इसको। ये ऑलरेडी स्प्लिटिंग के बाकी पैरे सेटल हो चुके हैं। ये पॉसिबली ये पैरा इस साल का ऑर्डर नहीं हुआ। नहीं, इसमें थोड़ी सी ना आप कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। पहले भी आपने 3-4 ज़िलों को एक जगह पे क्लब कर दिया, अब ये सेटल शुदा पैरे को आप दोबारा एजेंडे पे ले आए, ये कंफ्यूज करने वाली बातें। आइंदा इस तरह की जो वो ना की जाए प्रैक्टिस। जी वेरी राइट। इसको जैसे क्लैरिटी के साथ आपके जो ऑडिट पैराज हैं जो आपकी STC हो रही है, उस हिसाब से इसको तरतीब से लाएं, ताकि कमेटी को आप कंफ्यूज ना करें। वो बार बार चीज़ें आप क्लब करते हैं और जो सेटल शुदा उनको भी ले आते हैं एजेंडे पे। जी वेरी राइट। जी नेक्स्ट पेज 8 के ऊपर है। ये पैरा डिस्ट्रिक्ट बकर का है, और इसका पीडीपी नंबर है F00001।
बेसिकली ये पैरा है नॉन रियलाइजेशन ऑफ पेनल्टी ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू नॉन बैंकिंग चैनल। 48 मिलियन की अमाउंट इसमें है। इसमें सर ऑलरेडी जो दिसंबर 2024 में पीएसी हुई थी उसमें डायरेक्टिव था कि जी जो आउट ऑफ बैंकिंग चैनल जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं विद रिगार्ड टू परचेज ऑफ प्रॉपर्टी उसके ऊपर जो पेनल्टी है एट द रेट ऑफ 5% वो कलेक्ट की जाए। ये ऑलरेडी पीएसी का डायरेक्टिव था। तो इन कंप्लायंस ऑफ दिस डायरेक्टिव डिपार्टमेंट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स और इसमें रिकवरी इन्होंने जो की है वो हमने वेरीफाई की है। इसमें बैलेंस जो है वो 48 मिलियन का है पेंडिंग। इन केस ऑफ भकर 48 मिलियन का अभी भी इसमें रिकवरी जो है दैट हैज़ नॉट बीन इफेक्टेड। फाइनेंस इस पे क्या कहते हैं जी? इसमें तो नॉट ड्यू लिखा हुआ है, रिकवरी नॉट ड्यू। नहीं, इस पे ना कहाँ लिखा है? यही वो कुछ पैराज हैं जिनके मुतालिक मैंने बिगनिंग में आपसे, इस पे लॉ क्या है ज़रा लॉ क्लैरिफाई करें हमें। ये जो प्लेंटी है सर, ये फाइनल कब होगी? सर ठीक है ना जी, ये ज़रा इसको क्लैरिफाई करें। नंबर 2, ये पैसे किस अकाउंट में जमा होंगे? सर इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। और इस पे डिपार्टमेंट का भी अपनी एक राय है, सर वो ज़रा कमेटी को खुल के बता दें आप ज़रा। सर आप बताएंगे कि पहले ऑडिट अपना इस पे। अच्छा, रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो हमारे पास राइजुल वक्त लॉज है ना जी, उस एम्बिगुट में बात करनी है। कोई ऐसी चीज़ जो लॉ से हट के है वो काइंडली मेहरबानी फरमा के परसेप्शंस पे बात नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। सर टू स्टार्ट विद इसमें जो लॉ लेजिस्लेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ब्राउन इकोनॉमी था कि एनीथिंग विच इज़ आउट ऑफ बैंकिंग चैनल उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए ताकि ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ टैक्स बेस हो। विद दिस बैकग्राउंड लेजिस्लेशन की गई और सेक्शन 75 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस विच हैज़ बिन इंसर्टेड 75 जो है फाइनेंस एक्ट 2019 में, उसके तहत एनी पर्सन हु परचेजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन द ₹5 million थ्रू कैश और बेयरर चेक shall pay a penalty of 5% of the total value of property। तो विद दिस बैकग्राउंड जो है ना ये इम्प्लीमेंट हुआ था और एज विद होल्डिंग एजेंट रजिस्टरिंग ट्रांसफरिंग अटेस्टिंग अथॉरिटी ने एज विद होल्डिंग एजेंट एट सोर्स 5% पेनल्टी उसके ऊपर इसमें इसको भी अरशद भाई ज़रा क्लैरिफाई कर दें कि भी आपकी इस लीगल डेफिनेशन में जो BOR है या BOR के नुमाइंदे हैं वो विद होल्डिंग एजेंट्स की तारीफ में आते हैं। ज़रा इसको ज़रा क्लैरिफाई करें आपने खुल के। इट्स अ सीरियस लीगल डिबेट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ द पंजाब। तो कोई ऐसा काम हमसे या हमसे ना करवाया जाए जो लॉ से हट के हो। इस पे भी आप क्लैरिफाई कहें कि BOR या BOR के मुतलका जितने नीचे एहलकार हैं वो विद होल्डिंग एजेंट्स की तारीफ उनमें आते हैं तो वो लॉ का कौन सा सेक्शन है जो इसको कवर करता है, ये भी बता दें सेक्शन। अच्छा सर, दिस इशू हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड एट लेंथ। पर्पस ऑफ दिस स्पेसिफिक टेक्स्ट ना इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर हमें असिस्ट कीजिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ मैंने इस लेजिस्लेशन का इस पेनल्टी का बैकग्राउंड आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें यह है कि इसके ऊपर ऑलरेडी बड़ी डिस्कशन डिबेट हुई है और इट हैज़ बीन कंप्लाइड विद बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स। Millions of rupees are being deposited on this account, 5% penalty। SMBR ने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को सर्कुलर जारी किया हुआ है कि इसकी रिकवरी करनी है। अरशद भाई हेड ऑफ अकाउंट सॉरी मैं आपकी बात, अरशद भाई गुजारिश ये है कि जब पंजाब का सबसे हाईएस्ट फोरम डिपार्टमेंट को दबाएगा कि आप ये रिकवरी करो तो डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है ना।
अब बीइंग एज अ चेयरमैन मैं तो कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो लॉ से हट के हो, ठीक है ना। इसी का ही मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ओथ लिया है, हम सब मेंबर्स ने लिया है। आप हमें इस बात पे असिस्ट करें, जो 2 क्वायरीज हमने आपसे पूछी हैं, और फिर आप अपनी राय बताएं कि आया जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके मुताबिक जो हमने डायरेक्शन जारी की है क्या वो उस लॉ के मुताबिक है, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक आउट ऑफ रूल्स ओवर कर दिया है। देखिए ना, ये चीज़ें, इस पे आप हमें असिस्ट करें। बाकी देखें, आज हम डायरेक्ट कर देते हैं फिर कि जी आप पाबंद हैं, आप बिल्कुल इसको रिकवरी करें, तो वो तो करेंगे, वो तो भागेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस पे असिस्ट करें, कोई ऐसा काम हम नहीं करना चाहते, ना करेंगे जो लॉ से हटके हो ना जी, जिस पे लॉ हमें भी इजाज़त ना दे। मेहरबानी। मैं आपको जो रेलेवेंट लॉ है ना इसके ऊपर, वो मैं कोट एंड कोट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सेक्शन 75A है, परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल। Quote, notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced, no person shall purchase A, immovable property having fair market value greater than 5 million rupees, or B, any other asset having fair market value other than 1 million rupees. सर, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 75 है, अंडर फाइनेंस एक्ट कवर्ड है 2019 में। ये लीगल मैंडेट है, लीगल फ्रेमवर्क है, जिसके तहत ये 5% पेनल्टी है। देयर इज नो सिंगल डाउट अबाउट दिस, और डिपार्टमेंट इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा अर्शद भाई, इसको ना ज़रा थोड़ा सा, मेरे जैसा जिसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, जी जी, वो थोड़ी सी उर्दू भी ट्रांसलेशन कीजिए ताकि मुझे समझने में आसानी हो जाए ना। उसका कुछ उर्दू में भी तर्जमा साथ साथ। अच्छा, उसमें ऐसे है कि सर ये जो सेक्शन 75A है, ये कहता है कि कोई भी चीज़ ऑलरेडी कानून में अगर मौजूद है, उसके बावजूद जहाँ पे कोई शख्स प्रॉपर्टी परचेज करता है 50 लाख या इससे ज़्यादा अमाउंट की, तो उसने बैंकिंग चैनल के थ्रू ही लेना है। अगर उसमें नहीं होगा, थ्रू क्रॉस चेक, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, तो वो 5% जो मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, वो उसकी पेनल्टी उसने अदा करनी है। ये लीगली एब्सोल्यूट मैंडेटेड है और कवर्ड है, और इन प्रैक्टिस है, इन वॉग है। इसमें पिछले दिनों इनको हेड ऑफ अकाउंट का प्रॉब्लम आया था, FBR के साथ इन्होंने टेकअप किया है कि जी किस हेड ऑफ अकाउंट में ये पेनल्टी हमने जमा करानी है, क्योंकि वाइड स्प्रेड इनके तमाम ADCR डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूरे पंजाब में ये रिकवरी कर रहे हैं सक्सेसफुली, और इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ देयर रेवेन्यू, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग, एडिंग अप इन देयर रेवेन्यू। तो इन्होंने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है FBR के साथ। प्लेंटी को हम एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं सर? कंप्लायंस है ना जी लॉ की, जहाँ पे लॉ की कंप्लायंस है, जहाँ पे नॉन कंप्लायंस है, तो दैट बिकम्स रिसीट ना, गवर्नमेंट रिसीट तो बन जाएगी वो फिर। इसमें असल में जो इसका सर ऑब्जेक्टिव या एक ओवरव्यू था ना इस का, कि जो ब्राउन इकोनॉमी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, वो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए। मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू ओवरऑल है उसमें रिटर्न्स में लोग इसको कंसील ना करें। ये सारी चीज़ें, इसके पीछे पूरी एक वर्किंग है, एक पूरा थॉट प्रोसेस है। इसी वजह से दिस थॉट प्रोसेस हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू लॉ, और ये किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं है, कहीं सब जुडिस नहीं है, रिकवरी हो रही है 5% पेनल्टी, इट्स लेजिटिमेट अंडर द लॉ। फाइनेंस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? ये रिकवरी हो रही है तो डिपार्टमेंट का रिप्लाई है कि नॉट ड्यू, कि बिड होल्डिंग एजेंट शायद वो नहीं मुकर्रर हुए हुए सब रजिस्ट्रार, यही मौक़िफ़ है आप, मेरे ख्याल में यही नहीं। इसको दोबारा क्लियर कीजिएगा इसको। होल्डिंग एजेंट भी तो उस डिक्लेयर करना है सब रजिस्ट्रार को, वो तो नहीं हुए हुए। डिपार्टमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जी इस पे? शेख साहब सर थैंक यू वेरी मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दी। सर हम पहले भी जिस तरह अपने स्प्लिटिंग वाले पैरास को यहाँ पर कंटेस्ट कर चुके हैं और आपने डायरेक्शन दी और मेहरबानी फरमाई। सर क्वेश्चन ये है कि आपने बेसिक लीगल क्वेश्चन किया है कि क्या हम विद होल्डिंग एजेंट हैं। इसका जवाब मैं सर इस तरह दूंगा, इसी एक्ट में जहां हम विद होल्डिंग एजेंट हैं उसकी वर्डिंग ये है 236C और 236K, जिसको हम रिकवर
रिकवर कर रहे हैं, और हम इस पेनल्टी को क्यों नहीं रिकवर कर सकते लीगली, उसकी एक रीज़न है हमारी सारी फॉर्मेशन ने पूरे पंजाब से हमें ये फीडबैक दिया है, जो हमने प्री पीएससी के डिसीजन में यहाँ पर वर्किंग पेपर में ऑब्जर्व भी कर दिया है। 236A C और K सर मैं इसके वर्डिंग पढ़ने लगा हूँ सर। मैं अगर आप इजाज़त दें, मैं ऑनरेबल चेयरमैन के लिए एक फ़ाइल लाया हूँ, अगर मैं भिजवा दूँ सर आपको तो ये भिजवा आपके सामने आ जाएगी। आप प्लीज़ आप आइएगा, नहीं होते सर। मैं 236C का ज़रा एक वर्डिंग पढ़ना चाहूँगा ताकि क्लैरिटी आ जाए। Subject to subsection 2A, any person responsible for registering, recording or attesting transfer of any immovable property, ये होते हैं सर हमारे सब रजिस्ट्रार। एनी पर्सन जो रजिस्टर करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, उन्होंने क्या करना है, शेल कलेक्ट फ्रॉम द सेलर और ट्रांसफरर एडवांस टैक्स। ये वो जो 236C है या K है जिसकी लैंग्वेज है, और हमारे सब रजिस्ट्रार कंप्लाई कर रहे हैं इस लॉ को, और उसके तहत हम लोग एडवांस टैक्स कलेक्ट भी कर रहे हैं और जमा भी करा रहे हैं सर। अब ये जो पेनल्टी है ना सर, इसमें ये ना टैक्स है और ना इसके ऊपर विद होल्डिंग एजेंट लॉ मुकर्रर करता है, और ना विद होल्डिंग एजेंट कोई नोटिफाइड है इसमें। अब मैं जो ऑनरेबल डीजी साहब ने ये बात की है सर, पहले तो मैं सबमिट करूंगा कि ऑनरेबल डीजी साहब ने लास्ट टाइम पीएससी में यहीं पर रिकमेंड किया था कि जी डिपार्टमेंट का वर्जन ठीक है, आप एफबीआर वालों को बुला लें और उनसे कहें कि जनाब बताएं ये विद होल्डिंग एजेंट हैं या नहीं है, और दूसरी बात ये है कि हमने ये पैसे कहाँ जमा कराने हैं। और सर तीसरी बात का भी मैं जवाब दूंगा कि हमने कौन सी रकम कलेक्ट की हुई है जो कि हमने अभी तक रिकवरी की शक्ल में ऑडिट ने वेरीफाई की है। इन तीन चीज़ों का जो जवाब है ना सर, मैं इस तरह दूंगा। 75A में अब आपने पढ़ा सर डीजी साहब ने, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो पर्सन शैल परचेज। 50 लाख से ऊपर कैश देगा तो 5% वो पेनल्टी भरेगा। सर मैं इसको पढ़ना चाहूँगा, हमारे पास एक चैप्टर 10 है इसी लॉ का जिसमें 21 नंबर पे पेनल्टी लिखी हुई है। एक टेबल बना हुआ है सर, इसका 390 पेज है, इसके ऊपर सर टैग लगा हुआ होगा सीरियल नंबर 21, ये येलो कलर का आपके पास टैग लगा हुआ है सर। सर am I able to point out? जी जी सर इसमें 21 नंबर टॉप पर लिखा हुआ है, एनी पर्सन हु परचेजेज इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन ₹5 मिलियन। ये 75A जो लर्नेड हमारे डीजी साहब ने पढ़ा है, ये उसी को रेफर कर रहा है बेसिकली। और आखिर में भी सेक्शन भी लिखा हुआ है 75A, और सर दरमियान में लिखा हुआ है सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द वैल्यू प्रॉपर्ली डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 4। ये दुरुस्त है कि उस शख्स ने 5% भरनी है। इसी सेक्शन को सर मैं आपको इसी कम जस्ट फॉरवर्ड सर, इसी सेक्शन का सब सेक्शन 2 है, ये इसी चैप्टर का लास्ट पेज ले लीजिएगा सर, 182(2) लिखा हुआ है, जहाँ पर आपका टैग लगा हुआ है सर। बड़ी इंटरेस्टिंग, ये 2 सब सेक्शन है सर बॉटम पे। जी बिल्कुल आप रीड कर दें और इसका उर्दू तर्जुमा भी कर। जी सर मैं करता हूँ। द पेनल्टी इज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, ये ऊपर जो आया था ना, जो हमने 5% पेनल्टी किसी भी शख्स ने भरनी है, शैल बी अप्लाइड इन अ कंसिस्टेंट मैनर एंड नो पेनल्टी शैल बी पेएबल अनलेस एन ऑर्डर इन राइटिंग इज पास्ड बाय द कमिश्नर अपील्स और appellate tribunal after providing an opportunity of being heard to the person concerned। उस पर्सन को जब तक FBR का कमिश्नर अपील्स या ट्राइब्यूनल उसको वो पेनल्टी इम्पोज नहीं करता, उस वक्त सर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ना कमिश्नर है, ना कमिश्नर अपील्स है, ना ट्राइब्यूनल है, ये तो FBR के ट्राइब्यूनल है सर। सेक्रेटरी साहब आप बात को जरा रोक लें सर। अरशद साहब अब आप बात करें, इस सेक्शन को सामने रखें, फिर बात करें और हमें असिस्ट करें। सर देखें जो सेक्शन 182(1 and 2) की ये बात कर रहे हैं, पार्ट 10 ऑफ पेनल्टीज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेशन, वो लॉ किसी और कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रहा है, राइट। हमने अपने ऑडिट पैरे के क्राइटेरिया में जो आखिरी 2 लाइनें हैं वो आप देख लें, अगर मैं आपको दोबारा पढ़ देता हूँ।
Section 75 of Income Tax Ordinance with insertion of subsection A states that any person who purchases, ये सारी बात मैंने बताई। इसके साथ आखिरी दो लाइनें इसी क्राइटेरिया में पहले पैराग्राफ में, और by the provincial authority for the purpose of stamp duty whichever is higher। तो सर ये तो लॉ इनको बिल्कुल ऑथोराइज करता है एज विद होल्डिंग एजेंट, बट अगर ऑनरेबल फोरम को इसमें फर्दर क्लैरिटी चाहिए तो भाई कहाँ पे करता है, जरा वो भी बता देना कमेटी को जरा कि इस जगह पे एजेंट उनको उनका मौके वाज़ेह है, क्लियर भाई आफ्टर द अपील ऑफ कमिश्नर डिसीजन है, फिर होगा। आपके पास तो क्लैरिटी नहीं है इसमें। मैं देखें, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं इसको दोबारा कोट एंड कोट पढ़ता हूँ। एनी पर्सन हु परचेजेज इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन ₹5 million थ्रू कैश और चेक shall pay a penalty of 5% of the value of property determined by Federal Board of Revenue under subsection 4 of section 68 of Income Tax Ordinance 2001 or by the provincial authority for the purposes of stamp duty whichever is higher। वो कह रहे हैं हम है ही नहीं कमिश्नर। अच्छा सर, इसमें देखें मेरी बात, इसमें ठीक है, लेट्स सर फिर लेट्स हैव द क्लैरिटी फ्रॉम एफबीआर। उन्होंने इनको विद होल्डिंग एजेंट ऑथोराइज किया है, तो लेट्स हैव क्लैरिटी फ्रॉम एफबीआर। ये एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है रिसीव किया जाएगा। जी जी जी, अगर नहीं करते हैं तो फिर कमिश्नर को कैसे नाम होगा? अरशद भाई ऑनरेबल मेंबर साहब करेंगे, बस इसमें ऐड कर दीजिएगा। जब तक ये डिटरमिन नहीं होगा तो हम किस तरह इसको कर सकते हैं, बस इस पे भी हमें थोड़ा सा असिस्ट करेगा कि अभी चीज़ डिटरमिन होने वाली है। ऑनरेबल मेंबर साहब ने बात करनी है, इसको आप अपने रिप्लाई में ऐड कीजिएगा। सर देखें, मैंने जैसे अर्ज किया, मुनव्वर गौस साहब बात करेंगे। डी साहब, ये चेयरमैन साहब ने जो भी बात की, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि आपने जब ये ऑर्डर पैरा आइडेंटिफाई किया है तो उस वक्त इनकी अपील्स वगैरह के सारे जो प्रोसीजर वो अडॉप्ट हो चुके थे? ये तो सर अपॉइंटेशन हमारी 2021-22 में है। की है ना? हाँ, आपने किया। अभी इस पे पूरा लॉ जो है सेक्रेटरी साहब ने पढ़ के सुनाया है। जी, तो फिर उसकी चेयरमैन साहब ने कहा कि आप उसको इंटरप्रेट करें, आपने उसकी इंटरप्रिटेशन भी की है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब ये आपने आइडेंटिफाई किया है या आपने इसको लोकेट किया है तो उस वक्त इसकी स्टेज क्या थी? क्या ये अपनी अपील्स वगैरह सारी गेन कर चुके थे? इसमें सर देखें, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट फोरम्स में ये डिस्कस हुआ है, एसडीएससी में भी डिस्कस हुआ है, जिसमें इट्स ऑडिट का कंटेंशन हैज़ बीन हेल्ड अप होल्ड। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ने इसकी रिकवरी शुरू कर दी। एसएमबीआर ने फील्ड फॉर्मेशंस को डायरेक्शन दी कि इसके ऊपर रिकवरी करें, कलेक्शन करें। एसएमबीआर ने एफबीआर के साथ टेकअप किया कि हेड ऑफ अकाउंट हमें बताया जाए। मतलब लॉ इज़ बीइंग कंप्लाइड विद। अरशद भाई गुजारिश ये है, देखें अगर पहले को गलत हो गया है तो हम तो नहीं वो गलत करेंगे। नहीं, गलत नहीं है सर। तो हमें आप असिस्ट करें और कन्विंस कर दें कमेटी को। सर मेरी एडवाइस है, मेरी अर्ज सुन लें जी। जो वर्डिंग इसकी शेख साहब ने यहाँ पे कमेटी के सामने लॉ को पेश किया है, द पेनल्टीज वाला स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1। अब इसकी आप लास्ट लाइन पढ़े ना, इसकी लास्ट जो लाइन है, आपके पास कॉपी है? किस चीज़ की? जी 1। सर देखें, वो बात ठीक है। सेक्शन 182 ऑफ द ऑर्डिनेंस इट क्लियरली प्रोवाइड्स दैट सच पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड इन अ कंसिस्टेंट मैनर, दैट नो पेनल्टी शैल बी पेएबल अनलेस अ रिटन ऑर्डर इज पास, कमिश्नर अपील्स, ये वो सारी बातें। इसमें अब मेरी क्वारी ये है कि इसमें कोई अबहाम है अब कि भी अगर एक चीज़ का डिसीजन ही नहीं हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक एट लार्ज में डिपार्टमेंट और ओवरऑल गवर्नमेंट के मुतल्लिक अच्छी शोहरत का सबब नहीं बनती। हमारा ये स्टेप, आपका ये स्टेप पब्लिक एट लार्ज में डिपार्टमेंट के मुतल्लिक और गवर्नमेंट के मुतल्लिक एक अच्छी शोहरत का सबब नहीं बन रहा। ठीक है ना? जब तक ये चीज़ क्लियर ही नहीं है
तो आप कह रहे हैं कि प्री ऑडिट में हो गया, प्री पीएससी में हो गया या पहले हो गया, तो इसकी तस्हीह की ज़रूरत है। आप हमें इस पे थोड़ा सा कन्विंस कर दें कि इसकी मौजूदगी में क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फोरम डिपार्टमेंट को कह सकता है कि आप ये प्लेंटी रिसीव करें, इनसे वसूल करें, इस पे असिस्ट करें? सर, इसमें जो सेफ वे फॉरवर्ड है वो यही है कि एफबीआर से आप इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन, ऑनरेबल फोरम जो है हम एडवाइस करते हैं उनसे क्लैरिफिकेशन ले लें। उन्हीं का ऑर्डिनेंस है और उन्हीं का जो है ये विद होल्डिंग एजेंट फंक्शन है। तो लेट्स रेफर द केस टू एफबीआर और फाइनेंस डिवीजन उनसे आप एडवाइस ले लें। सर मैं सबमिशन करूं सर इसमें? In the light of that advice, we can move forward. सर डिपार्टमेंट की सबमिशन आपने डिपार्टमेंट ने कोई एफबीआर को कोई लिखा है, कोई उनसे बात की है, कोई लेटरिंग वेटिंग आपने की है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट एफबीआर से राब्ता किया है आप लोगों ने? सर एफबीआर को इन्होंने लिखा है, एफबीआर ने इनको प्रॉपर गाइड किया है और ऑन किया है इस टैक्स को। सर सबमिट करूं मैं सर डिपार्टमेंट की तरफ? जी बिल्कुल कर। सर हमने 2 लेटर बहुत एक्सप्लिसिट लिखे हैं सर, आपकी फाइल में लगे हुए हैं। एक लास्टली लेटर है, लास्ट नेक्चर लगा होगा सर, 1/8/2025 का है, एसएफबीआर के साइन से गया है। और दूसरा लेटर है सर 7/5/2025 का, ये सेक्रेटरी टैक्सेस ने लिखा है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू विद होल्डिंग टैक्स जोन आरटीओ लाहौर। सर इसके मैं वर्डिंग देख लेता हूँ, मैं सर सिर्फ इजाज़त दें, इसका जवाब हमें नहीं आया। जो लर्नड डीजी साहब ने फरमाया ना कि हमें बाकायदा उन्होंने रिप्लाई किया है, तो हमें किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं आया इसके जवाब में। उसमें सर ये है ड्यूरिंग डिलिब्रेशन ऑन द सेट इशू, और हमने कहा था कि ये पीएससी का मैटर है तो हमें इसका जवाब दें। उसमें हमने कहा था इस सब रजिस्ट्रार ट्रांसफरिंग अटेस्टिंग ऑफिसर अ विद होल्डिंग एजेंट फॉर विद होल्डिंग 5% पेनल्टी ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू 5 million or more, who is empowered to make recovery in case of deficiency. If recovery is to be made by sub-registrar attesting officer, under what head of account is the same to be deposited? सर डीजी साहब ने एक हमारे लिए रास्ता हमवार किया, एफबीआर से 2 लोग भेजे इन्होंने, क्योंकि फेडरल सर्विस से हैं तो इन्होंने मेहरबानी की, हमारे पास एफबीआर से 2 सुपरिटेंडेंट लेवल के लोग आए। उन्होंने हमें बताया कि आप ऐसे करें, ये पैसे जो हैं ये मिसलेनियस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेड में जमा करा दें, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के हेड में जमा करा दें। सर वो चलें जी, लीव इट, इसको करें। सर गुजारिश ये है कि भी इसको हम रिव्यू कर रहे हैं, पिछला डिसीजन सारा सर जितना भी ये जो ऑलरेडी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1, इस पे कमेटी की यूनानिमसली राय है कि ये फौरी तौर पे रोक दिया जाए। वेरी काइंड सर। जब तक एफबीआर इसको क्लियर नहीं करता, ऑडिट के ऑब्जेक्शन को हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये डिसीजन है। अगर एफबीआर ये टैक्स लेना चाहता है और डिपार्टमेंट को से वसूल करवाना चाहता है तो उस पर क्लियर कट अपनी पॉलिसी लिख के बनाए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जितने पैराज भी हैं सर वी आर ग्रेटफुल सर। इसमें अर्शद साहब जस्ट अ मिनट होल्ड, इस तरह के जितने पैराज भी हैं सेम ही उस पर अदनान साहब एक ही ऑर्डर है इसमें, और ये यूनानिमस फैसला है कमेटी का। ये जो बात कर लें दूसरे प्रोविंस हैं उसमें भी यही इशू है या उसमें क्लियर है ये चीज़? उन्होंने भी तो रिजर्वेशन शो की होगी ना, दीगर जो प्रोविंस हैं, वो आपके नोटिस में है कोई इस इशू पे, या सिर्फ पंजाब में ये इशू है? पंजाब में ही ये पैरे रेज नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। सर हमारे नॉलेज में नहीं है कि वो उन अर्शद साहब नेक्स्ट हैं जी, चलें जब एक डिसीजन हो गया है, देयर इज नो नीड फॉर मोर आर्गुमेंट्स, आप नेक्स्ट पे आ जाएं। सर एक सबमिशन इसमें क्लैरिटी आ जाएगी आपके डिसीजन में। सर उसमें सबमिशन ये है कि डिपार्टमेंट जो है ना वो 1 महीने में विद इन अ मंथ टाइम फ्रेम दे दें, सीनियर लेवल पे चेयरमैन एफबीआर के साथ मामले को टेकअप करके उनसे क्लैरिफिकेशन ले, फॉर्मल नहीं लेवल रेज करें, कमिश्नर से नहीं, चेयरमैन एफबीआर। अर्शद भाई का लेटर लगा हुआ है बीच में सर। शेख साहब एक मिनट। अर्शद भाई बिल्कुल हम डिपार्टमेंट को बाउंड नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट ने एक लेटर भेजा हुआ है,
ठीक है ना, ये जॉइंट इन्वेंचर है, अगर वो इंटरेस्टेड है ही नहीं तो हम किस तरह इसको बेनिफिशियरी भी वो है, ठीक है ना। बहरहाल इस पे एक डिसीजन जो हो गया, आप नेक्स्ट को आए छोड़े, ऑलरेडी एक लेटर गया हुआ है, अगर एफबीआर उस पर इंटरेस्टेड हुआ तो उस लेटर को रिप्लाई कर देगा, जो उनका रिप्लाई आ जाएगा मिल बैठ के उसके मुताबिक। अच्छा सर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से भी इसकी इंटरप्रिटेशन ले लें। इसमें 3 या 4 पैरे हैं सर, सब पे अप्लाई हो जाएगा सर ये जी। लॉ डिपार्टमेंट से भी इसकी इंटरप्रिटेशन ले लें। सर नहीं, ये एफटीआर का चूँकि सर लॉ है वो ही इंटरप्रेट करके इनको जवाब देगा, हमें उसका वेट कर लेना चाहिए। अदरवाइज सर ये पैरा तो वैसे सेटल होता है, लेकिन ऑनरेबल कमेटी ने जो फैसला किया है कि एडवाइस आए एफबीआर की, उसको स्टिक करना चाहिए। नहीं आप ये कह रहे हैं मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, कमेटी का यूनानिमसली डिसीजन ये है कि इससे पहले अगर कोई कमेटी की तरफ से रिकवरी इफेक्ट करने का ऑर्डर जारी किया गया है, हम उसको वापस लेते हैं, ये रिकवरीज को फौरी तौर पे रोका जाए तब तक, जब तक एफबीआर इस पे पोजीशन क्लियर नहीं करता कि क्या ये एजेंट्स हैं, और प्लेंटिस के बाद जो कमिश्नर और बाकी एपलेट फोरम है उस पोजीशन को क्लियर नहीं करते, उस वक्त तक इसको रोक देते हैं हम। और जो ऑडिट ने, देखें, अगर ऑडिट के ऑब्जेक्शन को भी हम नहीं रोकेंगे तो ये पैरा स्टैंड रहेगा, ठीक है जी। हम उस ऑडिट के ऑब्जेक्शन को भी रोक रहे हैं। नेक्स्ट करें जी सर, पेज 10 पे अच्छा, है। इस काइंड के जितने भी हैं सेम ही ऑर्डर ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सर ये अब डिस्ट्रिक्ट बकर का है, लेस रियलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन अर्बन लैंड, इसमें 0.2 मिलियन की जस्ट थी रिकवरी पेंडिंग। एडीसीआर बकर आए हुए हैं, आप आगे आ जाएं, तशरीफ ले। पेज नंबर 11 पे आप आ जाएं, 10,000 की रिकवरी पेंडिंग थी, वो वेरीफाइड है और रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है। पेज 11 जी। अच्छा, ये आपकी रिकमेंडेशन है डिपार्टमेंट और ऑडिट की फॉर सेटलमेंट जी। इसमें 10,000 की रिकवरी वेरीफाइड है, डिपॉजिटेड है और रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है जी। ओके जी, पैरा सेटल किया गया जी। पेज 12 सर, लेस रियलाइजेशन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स फ्रॉम बायर, ये जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे लर्नड मेंबर साहब, 236 के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है। इसमें जो पैरे का आईडी है वो F00002 है, सब रजिस्ट्रार भक्कर। और इसमें भी सर रिकवरी जो है वो वेरीफाइड है और पैरा इज रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट। पेज 15 पे चलें जी, ये भी पैरा सेटल जी। नेक्स्ट आ जाए जी। नेक्स्ट पेज 16 है, ये भी डिस्ट्रिक्ट बकर है। लॉस ड्यू टू नॉन लेस रिकवरी ऑफ विद होल्डिंग टैक्स फ्रॉम सेलर, ये अब सेलर के ऊपर 236C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फाइलर नॉन फाइलर के स्टेटस में पैरा है। पैरे का आईडी है F00004। इसमें 3,39,000 की जो अमाउंट है वो अभी भी बैलेंस रिकवरी आउटस्टैंडिंग है जी। शेख साहब, सर ये माइनस की अमाउंट है ना, बिल्कुल कैसी बात कर रहे हैं आप सर। देखें, जो
है ना स्टेट का पैसा अमाउंट, वो 1 रुपया भी उतनी अहमियत रखता है और 2 लाख और 2 करोड़ भी अहमियत है। सर मैं ये आप अपने वर्ड वापस लें कि माइनस ही अमाउंट है, 3 लाख अच्छी खासी अमाउंट है बस उस। सर इस वर्ड को मैं इस तरह करूंगा कि सर वी आर गोइंग टू रिकवर एंड इट इज़ इजी टू रिकवर। ADCR साहब आए हुए हैं तो इंशाल्लाह ताला वी विल रिकवर वेरी सून। अभी जो हम दोबारा ये रिपोर्ट भेजेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें हो चुकी होगी सर। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि ये महीने डेढ़ में या और काफ़ी लंबे अरसे से ये चल रहा है 2002 से अब तक सर, तो इतने लंबे अरसे में ये क्यों नहीं हो सका मुकम्मल? सर अगर आप 2022 का है इजाज़त दें तो हमारे पास क्योंकि फॉर्मेशंस आई हुई हैं, ये उन्हीं की ही रिकवरी है, तो हम बेहतर है कि हम उनको रेफर करके ज़रा उनसे एक्सप्लेनेशन। हम तो आपसे पूछेंगे, आप कहेंगे तो हम फॉर्मेशन से पूछ लेंगे, हमने तो जवाब आपसे लेना है। क्योंकि डायरेक्शन थी कि DC साहबान को बुलाएं तो हम जी बिल्कुल। तो ADCR साहब अगर जी ADCR से बताइएगा। सर इसमें ऐसा है कि सर 3,39,000 की रिकवरी थी सर, उसमें से सर इसमें 3,39,419 की रिकवरी थी सर। इसमें जो लास्ट मीटिंग है उसके बाद सर हमने 2,33,079 रुपीज़ सर हम रिकवर कर चुके हैं, और सर जो बाकी रिमेनिंग 1,63,000 है सर वो रिकवरेबल है नहीं, क्योंकि सर जो ऑडिट ने जिन रजिस्ट्रीज़ का पॉइंट आउट किया होता सर वो रजिस्ट्रीज़ और वो डाटा मैच नहीं करता हमारे पास सर वो रजिस्ट्रीज हैं। शेख साहब ये आपकी और उनकी तो बाद में बड़ा फर्क आ गया, आप कह रहे हैं इसको रिकवर कर लेते हैं, वो कहते हैं मैच नहीं कर रहा, तो फिर नहीं सर 2,33,000 रिकवर हो चुका हुआ है सर 3,39,000 में से सर, वो हमने लास्ट मीटिंग के बाद किया है। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट सर ऑडिट, क्योंकि सर इसको ऑडिट के साथ सर हमने दोबारा क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है, रिकन्सिलिएशन करनी है, लेकिन हम इस मीटिंग के तसलसल से पहले रिकवरी करके आए हैं सर। 2,33,000 हम सर रिकवरी कर चुके हैं, सिर्फ वेरीफाई नहीं हुआ सर, और सर वो वेरीफाइबल जो डेटा है इसको सेटल करते हैं सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। सर सर नेक्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट जेलम स्टार्ट हो रहा है, इसका पहला पैरा वही था पेनल्टी 5% पेनल्टी नॉन बैंकिंग चैनल का जी, तो ये अब उसके ऊपर भी वही ब्लैंकेट डिसीजन सबका आ जाएगा जी। नेक्स्ट जो है वो पेज 20 है, पेज 20 ये हाउस के लिए एक दिलचस्प पैरा है सर, इसमें थोड़ा सा डिटेल अगर आप डिस्कशन करना चाहें। बिल्कुल अर्शद भाई करें। ये सर ये स्टार्ट जेलम का पैरा है, ये 2018 अगस्त में एक ये इंसिडेंट है, एक घी मिल थी वहाँ पे ये इट्स लाइक मैल प्रैक्टिस, आई वुड यूज द वर्ड। ADCR जेलम आए हुए हैं, पेज 20 है जी। मैम आप आगे तशरीफ लें। सर ये 49 कनाल 2 मरले का पीस ऑफ लैंड था, बट स्टैम्प ड्यूटी वाज चार्ज्ड एंड पेड ऑन जस्ट 4 कनाल ओनली। तो इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी विच वाज ड्यू अंडर द स्टैम्प एक्ट 1899 एज पर वैल्यू वाज नॉट वर्कड आउट और नॉट डिपॉजिटेड। तो रकबा 49 कनाल था मगर स्टैम्प पेपर 4 कनाल थे। इसमें फिर लिटिगेशन आ गई जी, ऑडिट ने एतराज़ लिया, उसके बाद फिर ये लिटिगेशन में मामला गया लाहौर हाई कोर्ट से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने केस को विन किया। जो एग्रीव्ड पार्टी थी वो इंट्रा कोर्ट अपील में रावलपिंडी बेंच हाई कोर्ट में चली गई। उन्होंने 16 जुलाई 2025 उन्होंने फिर इंटर कोर्ट जो अपील थी लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने इनको इंटरम स्टे दिया सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ बैंक गारंटी 46 मिलियन की, 4 करोड़ 60 लाख रुपए की बैंक गारंटी अगर एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जमा कराएगी तो ये उनको इंटरम स्टे था रिकवरी के लिए, स्टॉप फॉर रिकवरी। अच्छा, अब इतना अरसा गुजर गया है और बीच में इंटरवीनिंग पीरियड ऐसा भी था जिसमें कोई स्टे ऑर्डर एक्टिव नहीं था और उसमें भी रिकवरी नहीं हुई। फिर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो भी कंप्लाइड विद नहीं है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो अपना है एक्शन वो भी दैट इज़ नॉट कंप्लीट। मतलब बैंक गारंटी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में था कि जी जमा कराएगी एग्रीव्ड पार्टी तब इसको रिकवरी से रोका जाएगा, तो महकमे ने रिकवरी 46 मिलियन की नहीं की और ये 2018 से ये रिकवरी स्टक अप है। इट्स अ सीरियस ऑफेंस और ये
अब इसमें आयरनी इज दिस कि दिस इज जस्ट अ सैंपल केस जो ऑडिट ऑनरेबल फोरम में लेके आया है। शेख साहब, इसमें आपकी जो STAC हुई है उस पे जो डायरेक्शंस थी वो रिपोर्ट आई है डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से? जी मैडम ने अपडेटेड रिपोर्ट भी दी है मैडम, और अपडेटेड पोजीशन भी बताने को तैयार है सर। मैं अर्ज कर देता हूँ अगर आप जी आप हुक्म करते हैं सर। सर बात ये है कि सिंपल, ये बहुत सिंपल केस है, ठीक है, एक रिकवरी बनती है और हमने उनसे लेनी भी है, लेकिन क्वेश्चन ये है हाई कोर्ट का स्टे एग्जिस्ट करता है। स्टे इस कंडीशन पे था कि वो लोग इतनी अमाउंट की एक श्योरिटी दे देंगे कोर्ट में जाके। उन्होंने जब स्टे ले लिया, स्टे इस वक्त भी एग्जिस्ट करता है हाई कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने श्योरिटी नहीं जमा नहीं साहब, ये नहीं, ये बात नहीं। गुजारिश ये है कि जिस हमारे एहलकार ने ये किया है सर, हमने उसके खिलाफ क्या किया है? सर मैं अर्ज करता हूँ, अगर हाई वो तो मैटर सब जुडिस कोर्ट में है, ठीक है, वहीं पे देख लेंगे सर, वहीं पे मेरी सबमिशन। सर अगर हाई कोर्ट इस जिसको इन्होंने चैलेंज किया हुआ है, अगर हाई कोर्ट कहे कि ये अमाउंट नहीं बनती, तो हम उस वक्त तक इसके ऊपर नहीं वेट करेंगे जब तक हाई कोर्ट से फाइनल फैसला ना आ जाए, और जैसे ही फाइनल फैसला आएगा अगर ये बनती होगी तो जिसने डिफॉल्ट किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर हम इंशाल्लाह। सर ये सर कोर्ट के ऑर्डर्स, सर ये कोर्ट 49 कनाल जी, 49 तो 4 कनाल पर होती है, तो ये तो मैलाफाइड साहब का क्रिमिनल केस बनता है, इसके खिलाफ एंटी करेक्शन में जाना चाहिए था। सर मेरी सबमिशन सिर्फ ये है कि हाई कोर्ट में देखना, उसने अभी सर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स देख लें, तो स्टे तो खारिज, ऑर्डर मंगवाएंगे, ऑर्डर मंगवाएंगे। सर ये कंडीशनल स्टे था, देयर वाज नो स्टे एट ऑल। ये केस तो एंटी करप्शन में भेजना चाहिए था। आप मैडम हाई कोर्ट का ऑर्डर जरा पढ़ दें। Sir, notice to respondents for aforementioned date. In meanwhile, and subject to submission of bank guarantee in the sum of rupees 46 million to the satisfaction of collector concerned, the impugned recovery proceedings shall remain suspended. तो इसका मतलब यही है कि ये इसका फिर ये उन्होंने जमा करवाई कोर्ट में मैम? नहीं सर, हम 3 नोटिस भी इनको दे चुके हैं और हम 2 दफ़ा AG को अभी लास्ट टाइम सर हमने लिखा है कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। इसको ना शेख साहब, राव साहब एक मिनट सर, एक मिनट देखिए, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें सर। कोर्ट वाला मामला एक मरतबा साइड पे कर देते हैं सर। गुजारिश ये है कि ये आपके पास पेपर बुक पड़ी हुई है? जी सर, वर्किंग पेपर पड़ा हुआ है? वर्किंग पेपर है सर मेरे पास। इसका जो PSC 1 की डायरेक्शन है सर, उसको पढ़ दें जरा। ये सर, द कमिटी डायरेक्टेड दैट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द इनकम्बेंट्स रिस्पांसिबल फॉर नॉन कंप्लायंस विद SDAC डिसीजन रिगार्डिंग PDPs ऑफ सब्जेक्ट पैरा। यही फरमा रहे हैं ना सर आप? सर, डिस्पाइट डिले ऑफ ओवर 2 years एंड रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज। ये सर यही है कि जब हमने इसके खिलाफ प्रोसीड करने की कोशिश की तो एक मिनट शेख साहब, अब जो आपका डिसीजन ऑफ SDAC है उसको जरा पढ़ दें। ये आपका अपना डिपार्टमेंट का डिसीजन है, इसको जरा पढ़ें। In one case related to sub-registrar Jhelum involving an amount of 46 million, submission of a bank guarantee in the court of law is required. After disposal of the court case, the recovery shall be effective from the concerned party. ये decision है सर, ये इसी के सामने बिल्कुल लिखा हुआ है सर। इसमें PSC का डायरेक्टिव था कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मस्ट बी स्टार्टेड अलॉन्ग विद रिकवरी, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नॉट स्टार्टेड इन स्पाइट ऑफ PSC डायरेक्टिव। दिसंबर 2024 नो रिकवरी वाज इफेक्टेड। सर मेरी सबमिशन ये है कि अगर हाई कोर्ट ने इसको सेटिसाइड कर दिया तो फिर हमारी वो प्रोसीडिंग्स भी जो हैं वो रुक जाएंगी, इसलिए हमें इसको डिसाइड कर लेने दें। हमने कंटेम्प्ट मूव कर दी हुई है उसके खिलाफ। तो बाद की बातें देखी जाएगी सर। वो फिर ये तो आपने अपने आप ही assumption कर लिया भी ये होगा। अगर फर्ज करो हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया, फिर टाइम वेस्ट का कौन जिम्मेदार होगा? सर आप हुक्म करते हैं तो हम इसके ये आपको करना चाहिए था, ये हमारे पे रखे ना ये फैसला, ये करना चाहिए था इसके खिलाफ एंटी करप्शन में। इसमें अब डिपार्टमेंट दोबारा कोर्ट में गया? जी सर। तो क्या सूरत क्या है वहाँ? जी मैडम। सर अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई। जो रानी घी मिल के ओनर्स हैं सर, वो एक जस्टिस हैं कोर्ट के, उनसे एग्रीव्ड हैं, तो वो बार बार केस उन्हीं के पास लगता है, वो दोबारा विदड्रॉ करा लेते हैं। इनकी पर्सनल हेयरिंग भी कराई है सर। इसमें एक मुनीर तहसीलदार था, उसको डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस किया जा चुका है। सब रजिस्ट्रार जो है सर वो ऑलरेडी PST में अपील में गया है। मुनीर जो तहसीलदार था सर, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील में गया हुआ है डिसमिसल के खिलाफ।
नहीं सर, इसी केस में ये बनी थी, इस वजह से इंक्वायरी बनी थी पूरी। कमेटी आपको इस एफर्ट पे और डिपार्टमेंट को कंग्रेचुलेट, आपने अच्छा काम किया है। देखें यहाँ पे सिर्फ ये कर देना कि भाई जो कर गया है या जिसने गलती की है उसको पूछे कोई ना, तो फिर ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। चलें जी, इसको अभी तो क्योंकि ये सब जुडिस है कोर्ट में, तो इसको पेंड करते हैं जब तक वहाँ उसका डिसाइड। और इसमें डायरेक्शन ये है कि जो हमारी लीगल टीम है इसको थोड़ा सा। सर इसमें गुजारिश ये है, जो स्टे हाई कोर्ट ने इनको ग्रांट किया था दैट वाज कंडीशनल विद द प्रोविजन फर्निशिंग बैंक गारंटी। जब बैंक गारंटी नहीं उन्होंने की तो वो तो अपना कार्रवाई कंप्लीट करें। अंडर एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट दे हैव सो मेनी वेज टू गेट द अमाउंट रिकवर्ड। जमा कराई उन्होंने। सर जी गुजारिश ये है कि कुछ बातें ऐसी हैं क्योंकि ऑन एयर जा रहा है, हम कर नहीं सकते, तो प्रपोजिशन कुछ इस तरह है कि जब मैटर कोर्ट में हो, स्टे हो या ना हो, तो ये कोर्ट के अपने माइंड में आ जाता है वो काम को किस तरफ ले जाते हैं। हम यहाँ पे इनको डायरेक्ट करें, कोर्ट इनको कल को कहे कि हाँ भी ये जब मामला था आपने क्यों छेड़ा इसको, तो मेरी सुन लें। हाई कोर्ट से बेल खारिज होती है, हम सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करते हैं, नोटिस नहीं होता, लेकिन डिपार्टमेंट में एक समझा ये जाता है कि क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट में चला गया है, तो इस वजह से सर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की नॉन कंप्लायंस है ना, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की भी कंप्लायंस नहीं है इसमें तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो थे वो कंप्लाई विद नहीं हुए, कंडीशनल था ना। अच्छा वो हाई कोर्ट वाला ऑर्डर जरा पढ़े है यहाँ जी, मेरे पास है सर। In the meanwhile and subject to submission of bank guarantee in the sum of rupees 46 million to the satisfaction of collector concerned, the impugned recovery proceedings shall remain suspended. अब मैडम वो पढ़े जो आपने फाइल किया, अब आपने फाइल किया जो एफर्ट बताएं, अपनी एफर्ट बताएं। सर ये ऑर्डर है 2025 अप्रैल। सर ये कोर्ट के ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस है जी। कोर्ट कह रही है कि ठीक है, अच्छा वो बैंक गारंटी दैट हैज टू बी अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सर ऑनरेबल चेयर खुद लीगल प्रैक्टिशनर है। सर अब मेरी सबमिशन ये है कि डिपार्टमेंट ने 2 दफ़ा हाई कोर्ट में जाके बाकायदा उसके खिलाफ मूव किया है। जज साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस दे के उनके वकील साहब ने उसको लिंगर ऑन करवा दिया। अब मुझे हुक्म दें सर कि अगर हमने मैं अपने मेंबर्स को ज़रा या मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो या इनसे गुजारिश ये है कि मान लिया ये या तो डिपार्टमेंट फौरी तौर पर एक्शन कर लेंदा। सर ये सिंगल बेंच का नहीं, डीबी का फैसला है। क्या खला है, अब हम गए हुए कोर्ट में, हम गए हैं सर कि इन्होंने कंप्लायंस नहीं की, इनका स्टे खारिज किया जाए। हमने दरखास्त दी हुई है, 2 दफ़ा दरखास्त दी है एजी के थ्रू। वैसे स्टे था ही नहीं सर, जो स्टे की देयर वाज नो स्टे, और ये डीबी के ऑर्डर है, ये सिंगल बेंच के नहीं है। इंट्रा कोर्ट अपील में डुइन बेंच ने ये ऑर्डर किए हैं, देयर वाज नो स्टे ग्रांटेड। चलें इसको इजी कर लेते हैं, इस पे हम लॉ पे राय लेते हैं, लॉ वालों लॉ डिपार्टमेंट से राय लेते हैं, ठीक है। फिर आप और आज ही हम उनसे कहते हैं कि इस पे हमें असिस्ट करें, हमें राय दें, फिर जो लॉ डिपार्टमेंट के सब राय आएगी उसके मुताबिक फिर उस पर अमल किया जाएगा। वेरी राइट सर, वेरी राइट। चलें अर्शद भाई नेक्स्ट पेज 22 है सर, ये डिस्ट्रिक्ट झेलम का है। ये भी 236 के का है, लेस रियलाइजेशन ऑफ विद ऑर्डरिंग टैक्स फ्रॉम बायर्स। अर्शद साहब 1 मिनट दीजिएगा। शेख साहब ये जो लास्ट पैरा है ये आज ही आप कंप्लीट डिटेल के साथ लॉ डिपार्टमेंट को लेटर लिखेंगे सर। हम भी लॉ को आज ही पाबंद करते हैं कि भाई विद इन डेज, यानी उसको लंबा ना करें, इस पे अपनी राय में दे और फिर विद इन शॉर्ट टाइम ना, ये आज ही आप मूव करेंगे। मैं अभी मूव कर देता। थैंक यू वेरी मच सर, बना ये सर जेलम का पैरा है 236 के का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। इसमें बैलेंस अमाउंट जो है वो 18 मिलियन है, 1 करोड़ 85 लाख।
और इसमें रिकवरी जो है पेंडिंग है स्टिल। जी डिपार्टमेंट का क्या रिप्लाई है इस पे? सर इसमें हमने नोटिसेस इशू किए हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है सर वो हम अटैच करने जा रहे हैं अभी। एंड सेकेंडली सर जो तहसीलदार था जिसकी रिकवरी थी सर उसको हमने सरेंडर भी करवा दी है विद द इंक्वायरी। नहीं सर, इसके बाद जो नए शहजाद तहसीलदार थे जिन्होंने ये रिकवरीज करानी थी, he was found guilty in that sir। शेख साहब इसमें जो PSC 1 ने पहले डायरेक्शन पास ऑन की है तो ये आपने पढ़ी विदिन 30 डेज, इस पे उन्होंने एक टाइम लिमिट दी थी PSC 1 ने, ये ज़रा पढ़े ना जी आप। जी वेरी राइट सर, ये 30 डेज़ के अंदर टाइम लिमिट दी थी कि रिकवरी करने के लिए। तो वो हमारी फॉर्मेशन ने जो DC जेलम है उन्होंने नोटिसेस जो सर्व किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि हम रिकवरी कर रहे हैं। सर इसमें मजीद अगर हमें कुछ वक्त दे दें तो नहीं शेख साहब ज़रा कमेटी को इन्फॉर्म करें कि जब ये कोर्ट ऑफ लॉ में थे और कोर्ट ऑफ लॉ में मैटर कब ख़त्म हुआ है, किस डेट को ख़त्म हुआ है, ये मुझे बताइएगा सर। कमेटी कोर्ट ऑफ लॉ वाला तो इशू वही वाला है जो पहले डिस्कस हो चुका सर। ये बाकी जो है ये उसके अलावा 236 के है, वो था सर पिछले वाला पैरा जो था वो कोर्ट ऑफ लॉ वाला इशू। सर वो स्टैंप ड्यूटी का था, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 236 के का है कि जो खरीदार ने फाइलर या नॉन फाइलर का उसका स्टेटस था, जो उसका टैक्सेस बनते थे वो उसने नहीं दिए। अच्छा इसमें गुजारिश ये है कि PSC ने लास्ट टाइम जो रिकवरी का टाइम फ्रेम 1 महीने का दिया था वो भी कंप्लाई विद नहीं हुआ, बट द पॉइंट इज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स टू बी फिक्स्ड। उस वक्त जो सब रजिस्ट्रार और उनका जो अलाइड स्टाफ था जिन्होंने ये रजिस्ट्रेशन को अटेस्ट किया, पास किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स टू बी फिक्स्ड ऑन द इनकम्बेंट ऑफ द पोस्ट। सर यही PAC में जो डायरेक्शन है लास्ट पेज पे, सर पेज 23 पे, इजाज़त है सर, लेट्स प्रोसीड। बात करें पेज 23 पे जो PAC की जो डायरेक्शन है वो हमने जो दी है उसमें यही कहा है DC जेलम को टू सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑल डिलिंक्वेंट ऑफिसर फॉर नॉन रिकवरी ऑफ द एंटायर अमाउंट पॉइंटेड आउट बाय द ऑडिट। तो ये DC जेलम ने जो एक्टिविटी की है, DC जेलम आप खुद बता दें हाउस को कि आपने क्या एक्टिविटी की है इसके ऊपर। जी मैम बताइए। सर एक तहसीलदार ने गलत टैक्सेस लगाए थे, वो तो स्टिल पेंडिंग है सर, उसको डिसमिस किया जा चुका है। उसका सब रजिस्ट्रार भी जो रजिस्ट्री मुहर्रर है सर वो भी डिसमिस किया जा चुका। इन दोनों की अपील्स एक PST में पेंडिंग है और एक सुप्रीम कोर्ट में। जो अभी इनकम्बेंट तहसीलदार था सर 2 वीक्स अगो इसी की वजह से वो सरेंडर किया जा चुका है सर। सो अभी तहसीलदार जहलम हमारे पास नहीं है, द सर्विसेज आर सरेंडर्ड। रिकवरी के लिए क्या एफर्ट हुई है? सर रिकवरीज के लिए हम लोगों ने अभी नोटिस दिए हैं और प्रॉपर्टी अटैच की है सर। अटैच कर लिया आपने? जी नहीं सर, कल हमने वो दिए हैं नोटिस अटैचमेंट के लिए। शेख साहब इस पे आप ही अब सर मैं ऑलरेडी एक टाइम सीक कर चुका हूं क्योंकि हर पैरे में एक रिकवरी बकाया आएगी सर, क्योंकि अभी जो फॉर्मेशंस कर रही हैं उसमें यकीनन वो 1 लाख हो 2 लाख हो वो रिकवरी बकाया सामने और भी आएगी सर। उसमें मेरी सबमिशन ये है कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। रेवेन्यू फील्ड फॉर्मेशंस की ड्यूटीज़ मल्टीफेरियस हैं, वो भी हम यकीनन हमारे ये भी उसी तरह की ड्यूटी है जिस तरह बाकी होती हैं। तो हम सर इंशाल्लाह ताला कंप्लाई करेंगे, हमारी फील्ड फॉर्मेशंस कंप्लाई करेंगी और हम एफर्ट एक सर सिर्फ मैं आपको एश्योर करता हूँ कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नया एक विंग बनाया है सर, वो है ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग विंग। अभी रिसेंटली सर अप्रूव हुआ था, जो अभी रिसेंटली उसको एस्टेब्लिश किया गया है। उसके नतीजे में आपने देखा है सर जितने ये पहले पैरे सेटल हुए हैं हम लोगों ने एफर्ट शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह ताला एक थोड़ा सा टाइम अगर हमें और देंगे तो ये बाकी रिकवरी भी आपको बड़ी रिमार्केबल इंप्रूवमेंट नज़र आएगी सर इसमें। सर यकीनन देखा जाए तो मुझे तो 2 महीने चाहिए, लेकिन आप 30 डेज देंगे तो वी शैल बी थैंकफुल।
सर एक और भी मांग रहा हूँ ना सर मैं सर यकीनन सर अब मैं आप सर इसको अच्छा सर मैं अर्ज़ करता हूँ सर, हमने लास्ट प्री पीएससी में तमाम एडीसीआर साहबान को एक जिस तरह एक टोटल अमाउंट होती है 46 मिलियन की, उसको अब हमने पर्सन टू पर्सन एक लिस्टें बनवा ली हैं कि किस बंदे ने, कि पहले होता ये था कि 46 मिलियन में से 2 मिलियन आ गए बाकी रह गए। इस वक्त तमाम हमारी फील्ड फॉर्मेशन के पास वो लिस्टें मौजूद हैं और वो पर्सन टू पर्सन अब रिकवरी एक चैनलाइज तरीके से हमने शुरू कर दी है। लेकिन दैट इज़ वाई सर नहीं है, मैं जस्टिफिकेशन नहीं के सर जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं तो टाइम सीख कर रहा हूँ सर, अब इसमें जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा सर। वैसे ये जो 2 पैरास जो पहले पेश हुआ और ये जो अब डिस्कस हो रहा है, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि आप रिकवरी कर सकेंगे। सर मैं अर्ज यही कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा मामला लिटिगेशन में गया हुआ है और सारा नहीं है सर, वो सिर्फ उस पैरे की हद तक नहीं, वो तो और है ना पहले पहले वाला, इसमें भी इसमें नहीं है सर, इसमें लिटिगेशन वाला इशू नहीं है। अच्छा शेख साहब हम आपकी बात मान लेते हैं सर, वेरी काइंड, 30 डेज आपको दे देते हैं, लेकिन आफ्टर 15 डेज आपकी तरफ से प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आनी चाहिए। जी ठीक ठीक, और ये लास्ट यानी चांस है, फिर हम पे नाराज़ हो जाते हैं कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिस्प्लेयर दे देती है, उससे हमारी ACRs ख़राब हो जाती हैं, उससे प्रमोशन में हमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर आपने हम पे नाराज़ नहीं होना सर, we will make all out effort, सर, इस पर श्योर करें जी। देखिए ये आपकी ड्यूटी है। लास्ट चांस 30 डेज हम आपको दे देते हैं, लेकिन 15 दिन बाद आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। नेक्स्ट आ जाए अर्शद भाई। सर इसमें एक नोट ऐड करना चाह रहा हूँ कि BOR की अपनी रिपोर्ट है जो हमें इन्होंने सबमिट किया है कि 92 अरब की रिकवरी इनकी ओवरऑल पेंडिंग है कई अरसे से, वो भी अगर आपकी डायरेक्शन हो कि उसको भी एक्सपीडाइट किया जाए, क्योंकि हमारा तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें से आ जाएगा। सर मैं इसमें एक सबमिट करूंगा सर, सबसे पहले सर इसमें लेट मी सेकंड व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड बाय लर्नेड एडिशनल सेक्रेटरी मॉनिटरिंग। बजट्स के हवाले से यहाँ हम अभी बात कर लेते हैं जो इनका फिस्कल हेल्थ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, या जब वो मेरा रेलिवेंट एक पैरा आएगा उसमें बात कर लेंगे, जैसे आप चेयर की इजाज़त। रेलिवेंट पैरे पे बात करेंगे, इसको चलने देता ओके फाइन। सर नेक्स्ट जो है पेज 24 है, सॉरी पेज 26 है सर। ये जो पैरा है ये बाकी ज़िलों में 14 ज़िलों में ऐसे ही आएगा, 13 फॉर्मेशंस हैं। ये पैरे का नेचर है शॉर्ट रियलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ड्यू टू अनअप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टीज़, 1.079 मिलियन की अमाउंट है सर। कौन से? ये सर पेज 26 है। नहीं, ये एक आप मिस कर गए हैं, पेज 24 वाला। अर्शद साहब पेज 24। सर पेज 24 में अभी आपकी डायरेक्शन आई थी जिसमें 1 महीने का रिकवरी टाइम 236C वाला है। हाँ ठीक इनकम टैक्स विद होल्डिंग का जी सर, बल्कि अगर टाइम सेविंग करें, हमारे पास जितनी रिकवरी बकाया है 236C और 236K में, जिस तरह वो एक ब्लैंकेट डायरेक्शन है, हमें उसमें 30 डेज़ का आप टाइम दे दें तो वी विल शो अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट सर, वो तमाम पैराज में जिसमें रिकवरी बकाया है सर। शेख साहब हम तो ये देखेंगे कि भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो डायरेक्शन पहले की गई है उस पर इम्प्लीमेंटेशन की कोई नीयत भी साबित हुई है कि नहीं हुई। जिस तरह ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहबा ने बताया, अप्राइज किया हाउस को, तो यानी स्टैंडिंग ऑर्डर तो नहीं होगा कि 30 डेज़, तो इसको आप चलने दें ज़रा। मेरे ख्याल में इससे इम्पोर्टेंट काम कोई भी नहीं है। नहीं सर, नहीं, मैं तो आई थिंक तो इससे इम्पोर्टेंट काम कोई भी नहीं है, तो इसमें टाइम लग भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अर्शद भाई नेक्स्ट करें जी। सर ये पेज 26 है, ज़िला झेलम है। ये नेचर ऑडिट का जो एतराज़ है वो ये है कि ड्यूरिंग ऑडिट को 20 केसेस ऐसे थे झेलम में जहाँ पे जो 2% पेनल्टी था
फॉर अनअप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं, वो कलेक्ट नहीं किया गया, तो ये अमाउंट 10,78,000 है। ये पैरा बाकी ज़िलों में भी आएगा जी। तो इसमें सर 2,03,000 की जो अमाउंट है वो बैलेंस है, जिसकी वजह से ये पैरा पेंडिंग है जी। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2,03,000 है जी। जी मैम। Sir, within 3 days, inshallah, it will be done. नेक्स्ट पेज 28 है सर। ये वही नॉन बैंकिंग चैनल का जिसके ऊपर केस रेफर कर दिया फाइनेंस FBR को जी। नेक्स्ट पेज सर, पेज 31 है, डिस्ट्रिक्ट कसूर है जी। और ये लेस रियलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन अर्बन लैंड है सर। और इसमें दो ADCR कसूर आए हुए हैं जी, हम आगे आ जाए। 157 केसेस हैं इसमें, ऑडिट एतराज़ में 157 केसेस हैं जी। और इसमें सर 2 लाख की अमाउंट जो है वो पेंडिंग है। आउटस्टैंडिंग रिकवरी इनकी 2 लाख की है सर। पेज 31 जी। हाँ जी 31 जी, पेज 31 है सर। और नेक्स्ट पेज 32 पे एक पैरे में इनकी अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है वो 2 लाख है। और पेज 33 में जो इट्स अ मैसिव अमाउंट 2.5 मिलियन, 25,50,000 की अमाउंट नहीं, ये तो नील हो, ये रिकवरी है जी। हाँ, बस इन कसूर की सिर्फ ये छोटी सी एक अमाउंट है जिसकी वजह से पैरा पेंडिंग है, 2 लाख वाली जी। पेज 32 जी शेख साहब। सर मैं ज़रा इस पैरे को एक रिलेट करूंगा सर, कि अभी जो फाइनेंस से भी एक ऑब्जर्वेशन आई थी कि 2.5 मिलियन नॉट ड्यू। नॉट ड्यू का मतलब ये है कि हमने उसको क्लैरिफाई कर दिया है कि ये पैरा नहीं बनता था। नॉट ड्यू किधर है हमारे? तो पैरा ना बनने का मतलब ये है कि उस वक्त जब पैरा बनाया गया था तो वो जस्टिफाइड नहीं था, जिस वजह से फिर नॉट ड्यू में इसको क्लियर कर दिया गया। सर मैं मुझे इजाज़त दें, आगे भी ये एक डिस्कशन आएगी, उससे पहले इस मौके पे, क्योंकि ये इसी पैरे से रिलेटेड बनती है सर, एक सिस्टम के ऊपर फिगर लेके उसकी 2% बनती थी, उसको 200% गलती से मल्टीप्लाई करके 5.5 बिलियन का पैरा बना दिया गया। वो बनता था 160 मिलियन का सर। ये बिल्कुल ऐसे है सर, इसमें कुछ पैरे ऐसे आएंगे सर जिसमें अमाउंट्स को गलती से पैरे में डाल दिया गया, फिर उसको नॉट ड्यू करके उसको सेटल कर दिया गया। तो अभी सर ये आगे भी पैरे आएंगे। मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली जो अभी सेक्रेटरी साहब फाइनेंस ने बात की थी ना, ये 92 बिलियन है नहीं, वो 92 बिलियन रिफ्लेक्ट इस तरह हो रहा है कि हमने 5.5 बिलियन का एक पैरा 160 मिलियन पे ला के, वो भी डिबेटेबल है कि वो सारे 5 अरब रुपए जो हैं वो उस 92 में से माइनस कर दे तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उतना वो नहीं बनता ऑडिट। तो ये भी सर वही उसी तरह की चीज़ है कि एक्चुअली ये जो पैरे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अगेंस्ट बनाए हुए हैं, ये ना ये एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें पेंडिंग रिकवरी कितनी है जी सर? इसमें अब जो सेकेंड वाली है उसमें तो बैलेंस नील है सर, और जो फर्स्ट है उसमें सिर्फ ये है जो 2 लाख रुपए सर। तो हम इस इंशाल्लाह ताला सर ये 2 लाख रुपए वो जो आप टाइम हमें दे रहे हैं उसके अंदर ये भी रिकवर कर लेंगे। तो ये अगर सेटल कर दिया जाए, एक तो वो जो 2.5 मिलियन है वो तो नील हो चुका है एक्चुअली, बाकी 2 लाख रुपए रहता है। हम इंशाल्लाह ताला सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आप अगर सेटल कर दें तो हम ये 2 लाख रुपए भी सेटल करवा लेंगे। सर इफ़ यू मे अलाउ मी, ये 2 लाख हमें रिसीव हो गया हुआ है, ये सिर्फ इसकी वेरिफिकेशन हम इनको करवा देते हैं। दिस हैज़ बीन रिसीव्ड, दिस इज़ डन। चलें जी, इसको सेटल करते हैं सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। जी, आप ऑडिट को वेरिफिकेशन करवा दें। फिर नेक्स्ट जी, नेक्स्ट सर पेज 34 है, डिस्ट्रिक्ट कसूर। ये भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 236 के का पैरा था विद होल्डिंग टैक्स फ्रॉम बायर, और इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस जो थे 231 थे, और 3 इसमें पैरे हैं, PDPs हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट PDP इसमें रिकनसाइल्ड है, और रिकवरी जो इसमें थी
वो इसमें बैलेंस नहीं ला रहा सर। और जो सेकंड पैरा पेज 35 जी, आगे पेज रिकवरी बैलेंस नील है जी? जी बैलेंस नील है सर। सही। पेज 36 में जो इनकी बैलेंस रिकवरी आ रही है दूसरे पैरे में वो 5,94,000 है विच इज़ आउटस्टैंडिंग। और पेज 37 में जो थर्ड पैरा है उसमें रिमेनिंग अमाउंट टू बी रिकवरेबल दैट इज़ 6,87,000। तो टोटल तकरीबन को 12-13 लाख रुपए की कसूर की इस पैरे में रिकवरी अभी पेंडिंग है। जी शेख साहब। सर इसमें 3 पैराज ऐसे हैं जिसमें बैलेंस नील है, तो बाकी जो 2 पैराज हैं इसमें उसमें जो रिकवरी आउटस्टैंडिंग है वो भी सर हम इंशाल्लाह ताला जी ADCR कसूर आपने की हुई है इसमें? सर इसमें एक हम्बल सबमिशन है हमारे सर, आपसे डिस्कस हुआ था, मैं कमेटी को भी ब्रीफ करना चाहूँगा। कसूर में एकड़ का साइज़ जो है वो 8 कनाल का नहीं होता, कई जगहों पे 9 कनाल का भी एकड़ मौजूद है। जब ऑडिट पैरा बनाया गया तो उसमें 8 कनाल का एकड़ अस्यूम करके, तो जहाँ पे एकड़ की फ़ीस ली गई थी वहाँ पे उस एक एक्स्ट्रा कनाल के लिए एक्स्ट्रा पैसे कर दिए गए। ये बात PAC में से डिस्कस हुई थी। उसके बाद हमारे सब रजिस्ट्रार पत्तोकी ने जाकर तो सबमिट किया मैटर ऑडिट को। ऑडिट ने हमारे वो 3 पैराज सब रजिस्ट्रार पत्तोकी की हद तक क्लियर कर दिए। वही मैटर ADLR पत्तोकी चूनिया ने जाकर जब रेज किया, जो कि ये 3 पैराज हैं, तो वहाँ पे ऑडिट ने उसको हमारी तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया। ये मैटर वही मैटर है जो एक केस में एक्सेप्टेड है और एक केस में एक्सेप्टेड नहीं है। भाई क्या कहते हैं इस पे? सर ADCR साहब कह रहे हैं, और ये बात भी इसी तरह ही है कि भी बस बाज़ जगहों पे एकड़ 9 जी बिल्कुल कनाल का है। ADCR साहब का कहने का मतलब ये है कि भी जो पत्तों की वाले थे उनकी बात मान ली गई, और जो दूसरे थे चूनिया वाले सेम मैटर है, उनकी बात नहीं मानी गई। सर बिल्कुल इन्होंने बड़ा राइटली इंटेलिजेंटली पॉइंट आउट किया था कि ऑडिट का जो था एक स्टैंडर्ड फार्मूला था कि 8 कनाल के एकड़ के ऊपर वो वैल्यूएशन सारा अपना वो कर रहा था वर्कआउट, बट इनकी राइट पॉइंटेशन के बाद जो है वी हैव एक्सीडेड, वी हैव एक्सेप्टेड देयर स्टांस पतों की में, और चूनिया वाले में ये विद डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई करवा दें इंशाल्लाह दैट विल बी डन एंड एक्सेप्टेड। नहीं, इसको थोड़ी सी तस्हीह करें। देखिए फॉर्मेट तो एक ही है ना आप? जी बिल्कुल स्टैंडर्ड भी सेम है जी, तो फिर पत्तों में स्टैंडर्ड क्यों डिफरेंट है? और नहीं ऑफ कोर्स पूरे कसूर में नहीं, उधर ही आएगा सर, ये पूरे कसूर में ऐसे ही होगा। अगर इनका एक कनाल जो है वो 1 एकड़ जो है 9 कनाल 14 मरले का है तो दैट विल बी एक्सेप्टेड। पत्तों की में हो गया तो बाकी भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी अब आप कहते हैं कि ये तीनों पैरे सेटल कर दिए जाएं? पत्तों के केस में इन्होंने ना अपना वैल्यूएशन टेबल हमें दिखाया, बाकी तहसीलों में दिखा देंगे तो वी विल एक्सेप्ट देयर स्टांस। ADCR साहब वो जो आपने रिपोर्ट जमा कराई थी रिटर्न, उसमें ये चूनिया नहीं था? सर चूनिया भी उसके अंदर था। हमने पत्तों की चूनिया के दोनों का लेटर अलग-अलग जमा कराया क्योंकि 2 पैराज अलग थे सर। एक लेटर पत्तों वाला एक्सेप्ट हो गया, दूसरा सर हमने इनको जमा करवाया हुआ है मगर वो हमें अभी तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आई, वो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप इजाज़त देते हैं सर तो मैं अभी दोबारा नहीं अभी तो नहीं मौका, लेकिन आपने जमा कराया हुआ है ना? जमा कराया सर ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आप अगर शफकत करें तो वो वाला हिस्सा हो चुका है। ड्यूरिंग वेरिफिकेशन स्केजुअल पत्तों की वाले डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, बाकी तहसीलों के नहीं आए थे ना, तो वो बाद में इन्होंने दिए, तो वो हम उसको सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर लें। ये जरा आप ना जो पैराज है ना उनके नंबर बोल दें ताकि उस हिसाब से हम उनको सेटल करें। जीरो 5 जो है नील है, 34 05 नहीं 543 05 नील है सर। एक जो है F00005 सब रजिस्ट्रार पत्तों की 05 करें जी, 05 सब रजिस्ट्रार पत्तों की रिकवरी 100% हो गई है जी, ये सेटल रिकमेंडेड फॉर सेटल। नेक्स्ट आ जाएं 540
इसका सर ये वो पत्तों की वाला जो अभी डिस्कस हुआ है जी सर ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जी। नेक्स्ट आ जाएं जी, चुनिया सेटल। नेक्स्ट आए जी। अच्छा नहीं, ये जरा इसका बता दें 540। ये भी सर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। सर मैं इसकी वेरिफिकेशन होगी। सर मैं सबमिट पत्तों की के सर सारे सेटल की रिक्वेस्ट है, जो पिछला भी है वो सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ही है, वो हो गया सेटल हो गया। सिर्फ 2 लाख वाला सब्जेक्ट वेरिफिकेशन है सर, बाकी चुनिया वाला सर सब्जेक्ट वेरिफिकेशन। 06 वाला जी। 06 हाँ जी 06 नील है जी। 04 बैलेंस नील है जी। अरशद साहब 06 06 जो है रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट जी। सेटल जी। चलें जी, नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट सर पेज 39 है, डिस्ट्रिक्ट कसूर। अगेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 236C का है। ये सेलर के ऊपर है जी। 236C का है। ये वही बैलेंस नील है। लेस रिकवरी ऑफ इसमें 2 पैरे हैं। जो पैरा 04 है वो दैट इज रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट 04 पेज 39। और 05 जो है पेज 39 ये 543 है। 543 का 4 05 ये सर जी सर। इसमें जो है ना इसमें बैलेंस आ रहा है 5,68,340 रुपए का जी। तो ये सर रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है जी। नहीं वो किस तरह नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? इसमें 2 हैं जी। एक जो 543 है वो आपकी तरफ से रिकमेंडेशन है सेटल करने के लिए। जो दूसरा है 05 इसमें बैलेंस आ रहा है 5,68,000 में भी जी जी। ये पेंडिंग है जी, पेंडिंग फॉर रिकवरी। ADCR सर क्या ये चूनिया वाला भी वही इशू है? सर ये 3 पैरास जो चूनिया के हमारे रह गए हैं, हमारे से 4 पैरास चूनिया के टोटल रहते हैं सर हमारे 4 पैरास चूनिया के टोटल रहते हैं, जिसमें से एक नॉन बैंकिंग चैनल वाला था जिस पे ऑनरेबल हाउस ने ऑलरेडी अपने डिसीजन दे दिया है। बाकी तीनों में सर सेम इशू है। लैंड वो अंडर इन्वॉइसिंग का या अंडर टैक्सेशन का उस पर एलिगेशन है, और वो इसी मकसद से है क्योंकि ज़मीन की साइज़ एक्सेप्ट नहीं हुआ। तीनों पैरास ऑन द सेम ग्राउंड सर सेटल होंगे 100%। जो रिकवरेबल अमाउंट थी वो रिकवर हो गई सर। ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर लें। ये जो इनके वैल्यूएशन टेबल्स हैं जो इन्होंने दिए हमें, वो हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं जी। चलें जी, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इसको हम सेटल करते हैं। नेक्स्ट पेज 42 है सर, लेस रियलाइजेशन ऑफ म्यूटेशन फी ड्यू टू अंडर वैल्यूएशन ऑफ रूरल लैंड। ये भी कसूर का है। जी सेक्रेटरी साहब इसमें बैलेंस आ रहा है 15,92,322 रुपए जी। ADCR साहब सर सेम मैटर सर, अंडर रियलाइजेशन उन्होंने किया है बिकॉज इन्होंने वही साइज ऑफ लैंड गलत अस्यूम किया। ये तीनों पैराज इसी में सेटल है सर। अर्शद साहब सेम है ये सर। ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ही सर, इसको भी हम देख लेते हैं जी। अगर ये भी वही उसी इशू के साथ लिंक्ड है तो ये भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। मैंने कई जगह देखा है ये वैल्यू टेबल है, ये चेंज करके फिर दोबारा अनलॉक किए जाते हैं। आपको इल्म में है ये बात?
वैल्यूएशन टेबल को चेंज करने का जो लीगल तरीका है वो ये है कि कमिश्नर इज ऑथराइज्ड टू चेंज इट, उसके पर ऑर्डर कर सकता है, उसके अलावा चेंज नहीं। साहब मैं आपको केस ला दूंगा सर। वेलकम सर। ये प्रैक्टिस हो रही है सर, तो आप सख्ती से कोई डायरेक्शन पास करें, निचला अमला मिलके करके जब डील तय हो जाती है फिर दोबारा वो कर देते हैं। सर ये क्रिमिनल केस है, वी विल डू इट। आप चेक करवाएं जरा। सर आप हमें रेफर कर दें, फैसलाबाद को चेक करवाएं। करवा लेते हैं। चलें ये सब्जेक्ट पे आ जाएं। अरशद साहब इसके मुतालिक क्या कहते हैं आप? इस सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। सर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन 540। जी बिल्कुल 540। चलें जी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इसको सेटल करते हैं जी। नेक्स्ट सर डिस्ट्रिक्ट लाहौर है जी, पेज 44। ये वही पैरा है 5% पेनल्टी आउट ऑफ बैंकिंग चैनल, जिसके ऊपर ऑलरेडी ऑनरेबल फोरम ने जो डायरेक्शन दी लाहौर आए हुए जी, नॉन बैंकिंग चैनल। हाँ वही। शेख साहब ADCR लाहौर आए हुए हैं। सब रजिस्ट्रार लाहौर सर कोर्ट में गया है, कोर्ट में सर मैं सब रजिस्ट्रार नहीं भाई सर, हमारी तरफ से इनको कोई इजाज़त नहीं है इस तरह के आने की। हम वी हैड आस्क्ड देम, वी हैड कन्वेड देम एंड वी हैव समन्ड देम फॉर दैट। नहीं, कल मुझे ना ADCR साहब की कॉल आई थी कि भी बसंत के हवाले से काफ़ी हेक्टिक हैं, तो लेकिन वादा तो था कि भी मैं किसी यानी असिस्टेंट कमिश्नर आ जाएंगे या ऑन दी बिहाफ, बट ये तो कोई चलें इसको लास्ट पे देखते हैं ज़रा। आगे चलिए आगे। नेक्स्ट पेज कौन सा है? नेक्स्ट पेज बताओ। हाँ लाहौर, लाहौर को एक मरतबा हम पेंड कर रहे हैं जी, नेक्स्ट आ जाएं। शेख साहब आप ना किसी के जिम्मे लगाएं, चेक करवाएं कि ADCR साहब कहाँ पे हैं। जी सर। मेरे ख्याल में कोर्ट टाइम तो 2 बजे ख़त्म हो गया, रजिस्ट्रार साहब फरमा रहे हैं, तो उनको चेक करवाएं कहाँ पे हैं वो। सर नेक्स्ट पेज 103 मुल्तान। बता दें पेज कौन सा है? 103 है और ये वही ADCR मुल्तान आए हुए हैं जी। शेख साहब जी आए हुए हैं सर, ADCR कहाँ पे आए हुए हैं सर। आप आगे तशरीफ ले आए सर जी। सर ये वही बैंकिंग चैनल वाला है 5% पेनल्टी। नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट पेज 105 है मुल्तान का, लेस रियलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन अर्बन लैंड। इसमें 253 केसेस हैं और 2 पैरे हैं। मुल्तान सिटी। जी सर अस्सलाम वालेकुम। आप एक मिनट ठहरें ज़रा, ऑडिट अपना केस ले आए ना, फिर उसके बाद आपको तकलीफ देते हैं। अर्शद साहब बताएं क्या है मामला, क्या है अभी तक, रिकवरी कितनी है, पेंडिंग कितनी है, ज़रा बता देना उसको अप्राइज करें। सर ये जो था इसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का डायरेक्शन था SDSC मीटिंग में जी, और इसमें अमाउंट इसकी जो थी वो टोटल है 96,33,000 इस पैरे में इन्वॉल्व है, और सिर्फ 95,500 की रिकवरी हुई है, और 6-7 साल गुजर गए हैं। 8 दफ़ा हमने वेरिफिकेशन कर रही है। SDSC की डायरेक्शन थी कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, और कैजुअल एटीट्यूड है। 1 मिलियन की अमाउंट इज स्टक अप फॉर द लास्ट 7 years। ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब आप क्या कहेंगे इस पे? द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द ऑनरेबल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 क्या अमल हुआ है उस पे? सर मेरी सबमिशन ये है कि हमने प्री PAC की थी, तो
मुल्तान डिस्ट्रिक्ट को स्ट्रिक्टली डायरेक्ट किया था कि इसमें आप जिन जिन लोगों को ने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी करें और रिकवरी भी करें। तो अब डी साहब से हम प्रोग्रेस ले लेते हैं जो इन्होंने दी थी उस वक्त हमें दी थी, उसके बाद हमने मुसलसल राब्ते में रहे हैं। अब सर इसमें सिर्फ सबमिशन मेरी एक है कि इस वक्त मुल्तान में अगर आप इजाज़त दें, पंजाब में सबसे ज़्यादा एक्शन मुल्तान में हो रहा है और मुल्तान में ये एक्शन हुआ है। मैं इस रेफरेंस के अलावा भी बात कर रहा हूँ 236C और K के ऊपर। वो ये है इन्होंने एक पर्चा भी करवा दिया है वहाँ पर। जो कमिश्नर मुल्तान बड़े मेहनती आदमी हैं और बड़ा काबिल अफसर है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि भी, और वो समझते भी हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1। तो इतने अच्छे अफसर के होते हुए जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बैठा हुआ है, तो इसीलिए आपसे पूछा है कि सर जी क्या सर अभी तक मैं वही प्रोग्रेस दे रहा हूँ सर। एंटी करप्शन में पर्चा भी करा दिया है कि 11 के करीब लोग गिरफ्तार भी हुए हैं उस पर। सर इन्होंने 3 PMS अफसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिख के SNGAD को भी भिजवा दिया। मेरे पास इसका लेटर भी मौजूद है। कब भेजा है सर ये अब बताइएगा, ज़रा डेट बताइएगा। अबू बकर आपके पास हो, मेरे पास है वैसे। सर जो 3 डिसिप्लिनरी हमने ऑफिसर्स के लिए लिखा जस्ट है, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कमेटी, जस्ट PMS ऑफिसर्स के खिलाफ है या कोई पैस का भी ऑफिसर है इसमें? सर सब रजिस्ट्रार्स वो थे नहीं ना, हमने तो इनडिस्क्रिमिनेटली बात करनी है, तो वो उसमें सब रजिस्ट्रार्स के, मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल शायद कर बैठा, वो PMS अफसर कहने की बजाय मुझे सब रजिस्ट्रार कहना चाहिए था। हमने डेट बताते हैं सर, अभी भेजिए। अच्छा ADCR साहब आप खुल के अपना केस प्लीड कर लें जी। सर जैसे अभी सर ने बताया, तो सर रिसेंट जो हमारे वहाँ पे सब रजिस्ट्रार्स पोस्टेड हैं 3 सर सब रजिस्ट्रार्स के खिलाफ सर हमने पीडा की रिकमेंडेशन भेजी है 2 वीक्स बैक सर। इसके अलावा सर वो इस ऑडिट पैरे के नहीं हैं, वो करंटली पोस्टेड थे। इसके अलावा सर 3 हमारे तहसीलदार हैं, क्योंकि उनके पास भी सर नवंबर 2024 में पावर्स आ गई थी सब रजिस्ट्रार्स की, उनमें भी सर हमने स्पेशल ऑडिट करवा के उनका भी सर पीडा का केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भेज दिए। अब सर मैं इस ऑडिट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस पर आता हूँ। इस टाइम पे सर 3 सब रजिस्ट्रार्स पोस्टेड थे 2021-22 में सर। अहमद नवीद सर, कामरान अफजल और जमील हैदर शाह, तीनों का केस सर 2 महीने पहले सर हमने SNGAD भिजवा दिया था विद चार्ज शीट के सर इनको पीडा के एक्ट तहत प्रोसीड किया जाए। तो सर फर्स्ट तो सर ये है। सेकेंडली सर हमारा जो 3 केसेस हैं सर इसके अंदर 253 केसेस हैं सर, उन सब लोगों की सर हमने ओनरशिप ब्लॉक कर दी हुई है। इसमें सर जो टोटल सर अमाउंट बनती है सर वो है 11 मिलियन अगेंस्ट 253 केसेस। उसमें सर 1.5 लाख रुपया पहले सर जमा करवाया था और अभी सर 2 फरवरी को हमने एक शख्स से सर 16,83,000 रुपया सर रिकवर करवाया। तो सर ये टोटल जो रिकवरी है अंडर दिस पैरा सर वो 17,61,173 रुपये है सर। मैं सर स्टैम्प पेपर 16 लाख का साथ लेके आया हूँ सर, जिस पार्टी ने वो जमा करवाया है वो सर ई स्टैंपिंग की वेबसाइट से भी वेरीफाई भी किया जा सकता है। 7 सालों में 17 लाख की रिकवरी हुई सर। ये 21-22 की सर ऑडिट की ऑब्जर्वेशन थी और उसमें सर हम इन सब लोगों की ओनरशिप तो ब्लॉक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीडिंग सर यही है कि हम अटैचमेंट पे जाएं। अच्छा इसको हम पेंड कर रहे हैं जी, वही उसी डायरेक्शन के साथ कि भी 30 डेज का टाइम है। आपने क्लियर रिपोर्ट एक्सेप्ट सबमिट करनी है टू दिस कमेटी कि भी इस पर क्या एफर्ट की गई, जो रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, वो कंप्लीट रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे। तो विद इन 30 डेज जो रिमेनिंग आपकी एफर्ट है वो भी कमेटी को बताएं आप जी। सर सर नेक्स्ट पेज 109 है, मुल्तान सिटी सब रजिस्ट्रार मुल्तान सिटी, ये भी इनकम टैक्स विद होल्डिंग का पैरा है 236 के बायर परचेजर का जी, पेज 109। इसमें सर बैलेंस अमाउंट जो आ रही है 69 लाख आ रही है जी, 69 लाख पेज 110 पेज 110 सर। हाँ जी, ये एक पैरे में अमाउंट इनकी है 69 लाख जो आउटस्टैंडिंग है, और दूसरे पैरे में इनकी अमाउंट है 88,67,000। तो ये तकरीबन कोई 1.5 करोड़ से ज़्यादा की इनकी रिकवरी पेंडिंग है सर।
जी ADCR जी सर इसमें हमारे टोटल सर 341 केसेस थे, जिसके अगेंस्ट सर 17 मिलियन की सर हमारी रिकवरी थी। इसमें सर इन तमाम लोगों की हमने एक ओनरशिप ब्लॉक की है। दूसरा सर इसमें हमने 2 मिलियन की रिकवरी भी करवाई है सर। जिन लोगों ने सर उस टाइम पे पेमेंट्स नहीं की थी इसकी 236K की, उसमें सर 2 मिलियन की रिकवरी सर हुई है। वो आपने फिर ऑडिट से उसको किया है वेरीफाई? सर ये एक्चुअली रिकवरी सारी हमने करवाई हैं रिसेंट मंथ में ही सर। हम अब लोगों को इन पर्सन बुला रहे हैं, मैं खुद बुला रहा हूँ सर अपने ऑफिस में, तो उसमें सर फिर उनको थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे सर ये रिकवरी हो रही है, वो सर हम वेरीफाई करवा देते हैं। चालान मेरे पास सर हैं इसके। ये ओनरशिप तो आपने ब्लॉक कर दी सर, कितने लोगों की? वो तो 2022 को 3-4 बिजली होगी। नहीं सर, हम जिसने खरीदी है या जिसने बेची थी उनके, हाँ जी, उनके CNIC के अगेंस्ट जहाँ पे भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ब्लॉक करते हैं, हम प्रॉपर्टी ब्लॉक नहीं करते। तो जब वो ब्लॉक एक दफ़ा हो जाती है सिस्टम में, तो वो पूरे पंजाब में कहीं पे भी फ़र्द नहीं ले सकता, प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। सर इसमें सर ये है ना कि कई लोगों को सर अभी ज़रूरत नहीं है अपनी प्रॉपर्टी बेचने की, तो जब भी उनको बेचनी पड़ेगी सर वो ज़ाहिर है पैसे देंगे, उसके बाद ही सर उनकी फ़र्द निकलेगी। आप कभी अटैचमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते? सर अटैचमेंट के ऊपर सर हम बिल्कुल वर्किंग कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास सर रेवेन्यू ऑफिसर्स की भी शॉर्टेज होती है। अच्छा सर, इसमें गुजारिश है कि बोर्ड में विद इन द डिपार्टमेंट वी हैव सम शाइनिंग ऑफिसर्स, तमाम ऑफिसर्स हमारे बहुत अच्छे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। देयर इज़ अ प्रेसिडेंट अबाउट जेलम में एक यंग लेडी ऑफिसर है ADCR, उन्होंने विद इन फ्यू आवर्स 37.5 लाख रुपए की रिकवरी करवाई है ऑनर को दफ्तर में बुला के। विद इन फ्यू आवर्स 37.5, उसको PAC में ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब ने अप्रिसिएशन लेटर भी दिया है। तो इफ़ द सेम प्रेसिडेंट इज़ फॉलोड अक्रॉस द पंजाब तो ये डूएबल है। मैं सर सबमिट करता हूँ, यही प्रेसिडेंस जो है फॉलो हो रही है मुल्तान में। इस वक्त ADCR साहब ने अभी मुझे बताया है कि जिस तरह आर्म ट्विस्टिंग करके हम लोग ले रहे हैं, इसमें एक और फैक्टर भी ऐड कर लें सर। वो फैक्टर ये है, जब हम 236C और K का वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं ना, तो उसमें कुछ 30 से 40% ऐसे रसीदें लोगों के पास मौजूद हैं जो आके सिर्फ वेरीफाई करा देते हैं, देखें जी हमने पैसे भरे हुए हैं। तो जहां हम इन सारे पैरे में जितनी अमाउंट इन्वॉल्व है, हम इस वक्त अभी वो फिगर इसलिए प्रेजेंट नहीं कर रहे, अब हमने वेरीफाई करवाने हैं कि वो इस अमाउंट का 30-40% तो ऑलरेडी पेड निकलेगा, और बाकी जो है वो जो नहीं होगा हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो सर मैं वी एंश्योर वन थिंग टू दिस ऑनरेबल हाउस कि हमने जो मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, इट विल रिजल्ट सून के जी हम अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। ये सर प्रेस में भी आना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस हो, ताकि फ्यूचर में इस काम से लोग रुकें। सर मुल्तान में तो इतना ज़्यादा प्रेस में आया हुआ है, पूरे पंजाब में शोर मचा हुआ है कि वहाँ पर हमने जी सर ये मैं इस वक्त हूँ मेंबर ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। लास्ट 2 मंथ से हमारे सारे ADCR साहब बैठे हैं, ये मैकेनिज्म हमने लास्ट 2 मंथ से इन प्लेस किया है। उसके बीच में कोई 3 या 4 SDACs हुई हैं, प्री PAC 2 हुई हैं, उसमें ये मैकेनिज्म हमने इन प्लेस कर दिया है। इंशाल्लाह ताला सर इसका रिजल्ट आए तो हमें थोड़ा सा जो मैं चलें जी, इसको ऑन द जेंटलमैन कमिटमेंट ऑफ द ऑनरेबल सेक्रेटरी इसको हम पेंड है और 30 डेज टाइम है जी, एफर्ट नज़र आनी चाहिए। वेरी राइट सर, ठीक है ना जी। और जो जिस तरीक़ाकार के मुतल्लिक ऑनरेबल DG साहब ने बयान किया है और आपने उसको सेकंड किया है कि उस पर मनन अमल हो रहा है मुल्तान पे, यानी ईच एंड एवरी पैटर्न अवेलेबल जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके मुताबिक रिकवरी को इंश्योर करने के लिए अडॉप्ट किया जाए जी। वेरी राइट सर। चलें नेक्स्ट ईयर साहब। सर नेक्स्ट जो है पेज 113 है, ये भी सब रजिस्ट्रार मुल्तान सिटी के 2 पैरे हैं। लेस रिकवरी ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सेलर, ये सेलर के ऊपर इनकम टैक्स की नॉन डिडक्शन का पैरा है जी। इसमें टोटल 61 केसेस हैं, 2 पैरे हैं। पेज 114 पे सर अमाउंट जो इनकी है वो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 12,78,000। पेज 114 जी। और जो सर इनका दूसरा पैरा है उसमें 33 लाख की अमाउंट एज इट आउटस्टैंडिंग है, 0 रिकवरी है दोनों पैरों में। जी शेख साहब।
सर दिस इज द सेम केस 236C और 236K के जो सेम नेचर ऑफ थिंग्स हैं सर, वो हम जब रिकवरी कर रहे हैं तो C और K सबको इकट्ठे बुलाते हैं और उनमें से जो C के हेड के अकाउंट होते हैं वो उधर पैसे जमा करा लेते हैं, जो K के होते हैं उसमें पैसे। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के ये 2 टैक्सेस हैं, एडवांस टैक्सेस हैं, तो ये इंटरमिक्स होने वाली बात है कि किस अमाउंट में, किस हेड में कितने पैसे जमा हो रहे हैं सर। तो सेम इज़ द केस के इसमें वो जो आपने शफकत की है सर, उसी को एक्सटेंड कर दे तो हम नहीं सॉरी सर, हमने कोई शफकत नहीं की। देखिए हमने तो क्लियर एक बात की है कि हमने एग्जिस्टिंग लॉ से बाहर नहीं जाना। नहीं सर, वो बिल्कुल, और ना ही हमारे पास पावर है कि हम लॉ को इंटरप्रिटेट करना शुरू कर दें या उसमें से कोई ब्लैक लॉ डिक्शनरी ढूंढना शुरू कर दें। हमने तो जो लॉ एग्जिस्ट करना है उस पर अमल करना है और करवाना है। तो इस वजह से शफकत का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। आपका मौक़िफ़ अच्छा था और आपने केस अच्छा प्लीड किया है, कमेटी ने यूनानिमस उस पर। सर वेरी काइंड सर, मैंने 30 दिन की शफकत की बात की है, टाइम दिया है तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इसको सेम अच्छा वैसे आपकी कमिटमेंट पे हम इसको 30 डेज दे देते हैं जी, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि हमें एफर्ट नज़र आनी चाहिए। और मैं फिर वही कहूँगा कि भी नेक्स्ट टाइम फिर किसी PMS ऑफिसर हो, PAS ऑफिसर हो, फिर नाराज़ नहीं होना कि ये डिस्प्लेयर आ गया जी, क्योंकि डिस्प्लेयर का बड़ा प्रॉब्लम बनता है ओवरऑल और फिर एतराज़ हम पे आ जाता है। तो ये 30 डेज़ है, लेकिन इस पर एफर्ट करें जितनी मैक्सिमम रिकवरी हो सकती है इंशाल्लाह सर, 100%। सर जैसे अभी इन्होंने इस एफर्ट को अगर मैं हाईलाइट करूँ ना सर, आज भी अगर मीडिया पे आप देखेंगे तो आपको हमारी वो एफर्ट नज़र आएगी सर, मीडिया के ऊपर मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम वी आर एक्टिवेटेड सर। कमेटी का कंसर्न ये है कि मीडिया की बजाय प्रैक्टिकल चीज़ें होते नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, आप मीडिया पे बिल्कुल ना दें, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल आपके लिए क्लैप होगा, अप्रिसिएशन होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होने चाहिए। चलें जी नेक्स्ट आ जाएं अर्शद साहब। सर नेक्स्ट जो है पेज 117 है, ये भी सब रजिस्ट्रार मुल्तान सिटी का है, ये थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है। ये पैरा अभी हम इस वर्किंग पेपर में फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। लेस रियलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन गिफ्ट डीड्स ऑफ, अगर मुनासिब समझें तो कोई 5-10 मिनट की ब्रेक ले लें। हम में से कुछ बंदे बड़े ज़बरदस्त स्मोकर हैं, वो भी डिस्टर्ब हुए हुए हैं, कोई 5 मिनट की, और कोई जिन्होंने कोई नमाज पढ़नी है तो 10 मिनट बाद हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं और यहीं से स्टार्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। ये तो ये कौन सा पैरा था? ये सर अच्छा डीजे साहब, गुजारिश ये है कि पेज 117 से ऑनवर्ड आगे जी जितने पैराज है ना जिसमें रिकवरी इफेक्ट होने वाली है या रिकवरी अभी तक नहीं हो सकी, जी जी, वो सब पे एक ही ऑर्डर करके कि भी सब्जेक्ट ये इनकी रिकवरी इफेक्ट की जाए। 30 डेज़ का टाइम देते हैं और उस पर डिटेल रिपोर्ट आप डिपार्टमेंट भिजवा देगा कमेटी को। सर इसमें गुजारिश है कि साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करवाएं। यस, क्योंकि इसमें मेलाफाइड इंटेंशन वाले बेशुमार इश्यूज हैं। बिल्कुल शेख साहब, ये इससे आगे जितने भी पैरास हैं उन सब में ही यही है कि भी आप रिकवरी इफेक्ट करवाएं, जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होने वाली है वो फ़िक्स करें, क्या एक्शन लिया गया है इसके मुतालिक 30 डेज़ का टाइम है, कंप्लीट रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे जी। अच्छा इसमें यह है जहाँ पे PSC ने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो प्री PSC हुई थी सर, और उसमें डिपार्टमेंट और ऑडिट दोनों ने एग्री किया कि भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए सर। उन केसेस में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% फिक्स करेंगे सर इंशाल्लाह, ज़ीरो टॉलरेंस पे ना जी, इंशाल्लाह। ठीक है ना जी। चलें नेक्स्ट आ जाएं जी। नेक्स्ट सर पेज 122 है, डिस्ट्रिक्ट ओकारा अराजी रिकॉर्ड सेंटर दीपालपुर ओकारा जी, अराजी रिकॉर्ड सेंटर दीपालपुर ओकारा। ये वही 5% पेनल्टी का नॉन बैंकिंग चैनल का डीजी पेलरा सर आए हुए थे, नमाज पढ़ रहे हैं शायद वो।
जी इसके ऊपर सर वही अभी जो क्लैरिफिकेशन FBR को रेफ़र किया गया है वही पैरा है नॉन बैंकिंग चैनल विदाउट बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉपर्टी 5 मिलियन से ऊपर परचेज हुई। नेक्स्ट आ जाएं जी नेक्स्ट पेज 124 है, डिस्ट्रिक्ट कोकारा है, इसमें अराजी रिकॉर्ड सेंटर दीपालपुर अराजी रिकॉर्ड्स, हाँ 2 पैरे हैं जी, और 123 केसेस हैं सर। ये इनकम टैक्स 236 के का है, लेस रियलाइजेशन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम बायर। इसमें 5,76,000 की अमाउंट जो है। गुजारिश ये है कि क्योंकि सेशन स्टार्ट हो गया है जी, तो रिमेनिंग जितना भी बिजनेस है उसको हम पेंडिंग कर रहे हैं जी सर। तो नेक्स्ट फिर आपको बता दिया जाएगा, फिर टेकअप करेंगे उस बिज़नेस को, और जिस पे जो डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस पे आप उसके मुताबिक 30 डेज़ है, और जहाँ पे रिकवरी हो गई है और सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है सेटल करके फिर उसके 30 डेज़। सर इसमें 2 पैरे हैं जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि सीरियस नेचर के हैं, उसमें अगर आपका डायरेक्शन आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। एक तो नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का पैरा है। बिल्कुल इसको हमने खुद मैंने स्टडी किया है। 2 असल देखा जाए तो पूरी इस बुक में 2-3 पैराज ऐसे हैं जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लेवल के हैं और हमें देखना पड़ेगा। शेख साहब मैं आपको उसमें हल्का सा बता देता हूँ कि एक तो जिसका जिक्र डीजी साहब कर रहे हैं और एक सोसाइटीज़ के मुताबिक जी बिल्कुल, इसमें बड़ा सीरियस कंसर्न है टोटल कमेटी का। तो इसको आप हमारी डायरेक्शन यही है कि नेक्स्ट मीटिंग से पहले इसका कोई पॉजिटिव हल निकाल। नहीं सर इसमें मुझे ना ऑनरेबल एक सर मुझे इजाज़त है, मैं सर इसमें मुझे ऑनरेबल कमेटी से ना एक बड़ा कैटेगोरिक डायरेक्शन हमें चाहिए, क्योंकि दिस इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल हेल्थ का भी बात किया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, इनका पिछले साल का जो स्टैंप ड्यूटी के हेड में इनका जो एक्चुअल्स थे रेवेन्यू के वो 30 अरब का है। ऑडिट इज़ ऑफ द व्यू कि इट कैन गो मैनी फोल्ड। जैसे एक इशू हमने आपके सामने इस ऑडिट रिपोर्ट में रखा है कि 298 सोसाइटीज़ हैं, उनमें ट्रांजैक्शंस ट्रांसफ़र हुई हैं विदाउट डिपॉजिटिंग स्टैंप ड्यूटी। इनका अपना इंटरनल ऑडिट है। इस मैटर में किसी हद तक हमारा आपसे इत्तेफाक है, लेकिन हम इसको एट लेंथ सुन के डिपार्टमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद स्पीकिंग इस पे डायरेक्शन जारी होगी, ठीक है ना। लेकिन बगैर सुने हम नहीं चाहते कि कोई भी तो यही जो ज़ाहिरी तौर पे हमने ये इसको मैंने स्टडी किया है या मेरी कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स ने किया है, हल्का सा टिंट है हमारा आपकी बात के साथ, लेकिन अनहर्ड काम नहीं होगा। डिपार्टमेंट को सुनेंगे सर, सिर्फ एक फिक्र मैं कहूँगा, लेकिन अब कुछ बात आप सर मैं एक बात सर मुझे भी अगर इजाजत कंक्लूड करूंगा डीजी साहब अगर मुझे इजाजत दें तो मैं भी कोई बात कर लूँ तो। सर डिपार्टमेंट से साहब एक प्लीज आप इजलास स्टार्ट हो गया तो आज लेजिस्लेशन का बिजनेस बहुत ज़्यादा है सर, ठीक है ना जी। हमने ऑनरेबल मेंबर्स भी इजलास में जा रहे हैं, तो ये दोनों जो टॉपिक है ना वो डिबेट वाले हैं जी बिल्कुल, कंप्लीट हाउस के सामने डिस्कस होने वाले हैं जी, ठीक है ना जी। मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारा पूरा सर मैं यही चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर वर्षन है सर, इसके ऊपर डीजी साहब से इजाजत दें तो हम थोड़ा सा कंप्लीट ब्रीफ और रिपोर्ट लेके नेक्स्ट टाइम आ जाए। बगैर सुने डीजी साहब आपकी और शेख साहब बिल्कुल कोई इस पे मैंने तो सबमिट किया ही नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी सबका, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच सर।